स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। नाम है इसका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कंप्यूटर सहायता युक्त विनिर्माण। ठीक है, तो कंप्यूटर सहायता युक्त विनिर्माण इसका मतलब क्या होता है हमने पहले चैप्टर में देख लिया था। क्या मतलब था? कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, उसी को जो है हम कंप्यूटर सहायता युक्त विनिर्माण बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंप्यूटर का जो है ऐड करना, कंप्यूटर को जोड़ना या कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग करना, ये हमारा कहलाएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब समझते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हमारे 6 कंटेंट है या 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक में क्या दिया हुआ है पहले बता देता हूं। देखो, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि आपको मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन यहां पर इस चैप्टर में मैन्युफैक्चर नहीं करना सिखा रहे हैं। यहां सिखा रहे हैं कि मैन्युफैक्चर से पहले या मैन्युफैक्चरिंग से पहले मशीन को पूरी तरीके से तैयार करना कि अब जो है लास्ट बटन दबाओ और हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। मतलब वहां पर जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो गया। कटिंग, टूलिंग, ड्रिलिंग, जो भी आपके ऑपरेशन है, चैम्फरिंग करना, ये सब स्टार्ट हो जाना और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाना। वो पार्ट छोड़ के बाकी पूरा बताया हुआ है। मतलब ड्राइंग से लेके, मतलब कंप्यूटर डिजाइन से लेके आपको जो है कहां तक पहुंचाना है, जो डिजाइन हमें फाइनल मिल गई थी उसको वहां से लेके पूरी प्रोसेसिंग समझा देनी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि हमारा यहां पर सीएनसी और एनसी के माध्यम से होगी, वो पूरी प्रोसेस कैसे करी जाती है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, किसी बुक में अवेलेबल नहीं थे, तो यहां पर जो मिल रहे हैं आपको इसके लिए लाइक करो, शेयर ढंग से कर दीजिए। इस बार बच्चों को पता लग जाए कि हाँ यहां भी कोई कंटेंट मिल रहा है जहां से आप पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा, यहां पर है हमारा पहला टॉपिक सेटिंग अप द जॉब। यहां पर सेटिंग अप द जॉब का मतलब यहां पे जॉब की स्थापना हिंदी में बोलेंगे। और दूसरा है डिफाइनिंग द ऑपरेशन। डिफाइनिंग द ऑपरेशन इसका मतलब है ऑपरेशन को परिभाषित करना। तीसरा है क्रिएटिंग द ज्योमेट्री, ज्यामिति बनाना। अब समझते हैं पहला टॉपिक किससे संबंधित है। आपको बनाना है एक प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मशीन पे जो है क्या लगाना है, अपना जॉब या वर्कपीस लगाना है। तो यही हमारी जो है सेटिंग अप द जॉब के अंदर आएगा। दूसरा डिफाइनिंग द ऑपरेशन। अच्छा, ये तो है नहीं कि नॉर्मल लेथ मशीन के ऊपर या प्लेनर मशीन के ऊपर हम जो है जो भी हमारा ऑपरेशन होना है, यहां तो क्या होने वाला है, यहां कंप्यूटर में पहले से आपको फीड करना है, पूरा डिफाइनिंग करना है, तब जाके ऑपरेशन होगा। क्योंकि आप तो ऑपरेशन कर नहीं रहे, आप तो लेथ पे खड़े होकर मशीन नहीं, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना रहे ना। तो अब जो है हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर समझेंगे कि ऑपरेशंस क्या क्या होंगे उस प्रोडक्ट में, ये जो है डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, और यहां पर क्रिएटिंग द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी पहले से क्रिएट कर लेंगे और जब भी हम उसको डिफाइन करेंगे ऑपरेशन को। क्लियर है ना? तो किसकी ज्योमेट्री, जो हम ज्योमेट्री बना रहे हैं वहां पे टूल वगैरह कहां कहां जाएगा, ये सारा का सारा पहले से ज्योमेट्री बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया सेटिंग द जॉब, जॉब को सेट करना। और दूसरा डिफाइनिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन को डिफाइन करके बता देना। उसके अलावा क्रिएटिंग द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को क्रिएट करके दिखा देना कि हमारा यहां पर ऐसे ऐसे करके हमारा टूल जो है उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक है हमारा स्पेसिफाई द टूल। टूल को स्पेसिफाई करना। अब जिस जिस टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दूसरा है मशीनिंग पैरामीटर्स। अच्छा, मशीनिंग पैरामीटर मतलब ये हुआ, जो हम हिंदी में बोलेंगे मशीनों के प्रकार, ये निर्दिष्ट करना। यहां पे मशीनों के मापदंड की बात कर रहे हैं। मशीनिंग पैरामीटर का मतलब मशीनों के मापदंड। और ये मशीनों के मापदंड का मतलब है क्या, कि कितने साइज का या कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, ये सारा कुछ यहां पे स्पेसिफाई करके करना पड़ेगा। जैसे ड्रिलिंग करने के लिए आपको अलग तरह का मशीन टूल चाहिए और उसके लिए एक अलग तरह की मशीनिंग ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो हमारा यहां पर मशीनिंग पैरामीटर्स जो है यहां पे सेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे टाइप ऑफ मशीनिंग। अच्छा, मशीनों के प्रकार, कौन कौन तरह की मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा टूल, उसके अलावा मशीनों के पैरामीटर्स, उसके बाद मशीनों के प्रकार, ये सारा का सारा जो है स्पेसिफाई करेंगे, मतलब निर्दिष्ट करेंगे कैसे कैसे पूरा जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरा हो गया सेकेंड टॉपिक। अब थर्ड टॉपिक में क्या देखेंगे, बैक प्लॉटिंग। अच्छा, बैक प्लॉटिंग का मतलब पूरे नोट्स में कहीं नहीं है, लेकिन हम बताते हैं आपको। बैक प्लॉटिंग का मतलब ये हुआ, जब आप फाइनल स्टेज में है कि अब जो है हम सारा चीज सेट कर लिया, अब जो है हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, यहां पर एक कैम का सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत कैम के इस तरीके से कुछ नाम होते हैं, कई सारे नाम है, नाम नहीं बोल सकते यहां पे, लेकिन ये जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयर का जो है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जो बैक प्रोसेसिंग बोलते हैं, और वहां पर बैक प्लॉटिंग का जो है ऑप्शन होता है। क्या करते हैं, आप पूरा का पूरा जो है क्या करें, जितना भी सब कुछ सेट किया है आप उसको एक बार देख सकते हैं कि ये हमारा सच में सब जितनी भी हमारी प्रोसेस है वो लिंकअप हो गई हैं और लिंकअप होके हमारा मैन्युफैक्चर होने लायक है क्या।
तो ये सारा का सारा बैक प्लॉटिंग में देखा जाता है। बैक प्लॉटिंग का मतलब देखो समझना, बैक का मतलब पीछे, प्लॉटिंग का मतलब प्लॉट करके देखना। तो पीछे ही पहले प्लॉट करके देख लिया कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं क्या, इससे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, उसका वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, जिससे ये भी करना, यहां पर जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है बैक प्लॉटिंग और एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को भी वेरीफाई कर लेना, कहां से, बैक प्लॉटिंग के अंदर से ही। तो ये पूरा का पूरा बैक प्रोसेसिंग होता है, उसके अंदर जो है बैक प्लॉटिंग आता है और यहां पर वेरीफाइंग द ऑपरेशन आता है। तो पूरा ऑपरेशन जो है वेरीफाई कर लेते हैं, जितना भी ऑपरेशन आपको करना है वो सारा का सारा जो है यहां से वेरीफाई हो जाएगा कि हम जो काम, जो चीज सेट की है, जो हमने सेटिंग की है वो सही है क्या, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हिंदी में बैक प्लॉटिंग बोलेंगे, बैक प्लॉटिंग को ऑपरेशन का सत्यापन, ये जो है हिंदी में बोलेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन को, ठीक है, हिंदी। और उसके बाद देखते हैं फोर्थ टॉपिक, हमारे पास फोर्थ टॉपिक है हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग। देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब यहां पर है कि देखो ऐसा है, प्रोसेस होने से जस्ट पहले, देखो बैक प्लॉटिंग का मतलब प्लॉट करने से जस्ट पहले, बनाने से जस्ट पहले, यहां पर बैक प्रोसेसिंग का मतलब है प्रोसेसिंग करने से जस्ट पहले। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग करने से पहले क्या करेंगे, आपने सारी सेटिंग तो डाल दी और अभी तक आपने अपनी जो डिजाइन है उसको जो है प्रॉपर तरीके से उस कोड में नहीं लिखा है जिस कोड को मशीन समझती है। तो यहां पर पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या करने वाले, हिंदी में भी पोस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं, यहां क्या करने वाले, यहां पर आप अपने कोड जो है, जो भी हमारे कोड बनने हैं, कोड का मतलब यहां पे एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है, और उस न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो है उसको टेप के माध्यम से कोड प्रोवाइड किए जाते हैं, सीएनसी के अंदर कंप्यूटर के माध्यम से कोड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो कोड बनाने हैं पंच टेप के ऊपर टेप करके, वहां पर जो है पंचिंग करके, तो वो जो कोड है उसमें अपनी ड्राइंग को जो है, डिजाइन को कन्वर्ट करेंगे। समझते हैं, कन्वर्टिंग द जनरेटेड टूल पाथ इन एनसी कोड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करने वाले जो हमारे एनसी कोड है, जो उसको कन्वर्ट करना है, जनरेटेड टूल पाथ को कन्वर्ट करना है एनसी कोड के अंदर। बात समझ में आई, या फिर यहां बोले एनसी कोड में जो है यहां पर सिस्टम पर आधारित एनसी कोड में बने टूल पाथ को परिवर्तित करना। जो टूल पाथ है, क्योंकि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें टूल पाथ मिल जाएगा जो है क्रिएटिंग ज्योमेट्री से। तो ये सब के सब जो है वो टूल पाथ पे हमारे कैसे कैसे हमारा जो है प्रोडक्ट बनेगा, वो सारा का सारा यहां पे किसमें कन्वर्ट करेंगे, एनसी कोड के अंदर। चलिए पोस्ट प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक देखते हैं, सेटिंग ऑफ द प्रोग्राम, सेटिंग ऑफ द पैरामीटर, सेटिंग ऑफ द पैरामीटर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पर आधारित पैरामीटर है, उनको सेट करना, यही हमारा यहां पर फिफ्थ टॉपिक होगा। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे संचार से संबंधित पैरामीटर सेट करना। अच्छा, ये संचार से संबंधित क्या है, देखो मैंने बताया ना आपको जो है मशीन की लैंग्वेज में कोड कर बनाने पड़ेंगे, यही तो है ना। तो यहां पर आपने क्या किया था, कन्वर्ट किया था किसको, जनरेटेड टूल पाथ को मशीन कोड में, मतलब एनसी कोड में। लेकिन यहां पर जो है आप उसको सेट करेंगे, सेट अप द पैरामीटर। तो कौन कौन से पैरामीटर है, कौन कौन सी एक्सेस है, क्या क्या जो है हमारा पैरामीटर होगा, वो सारा का सारा जो है कम्युनिकेशन पे आधारित, मतलब जो हमारा वर्कपीस है उस पे आधारित कोड बना हुआ है वो ट्रांसफर करना, यही हमारा यहां पे सेट करना है इसी टॉपिक को, ठीक है। इसमें एक बार देख लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है लाइक ट्रांसफर द प्रोग्राम टू सीएनसी मशीन, जैसे कि सीएनसी मशीन को प्रोग्राम ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहां तक यहां पे क्या होगा, फिफ्थ टॉपिक पे यहां पर सेटिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा ड्राइंग डेटा है वो हमारा कहां पे, मशीन को जो है मशीन की लैंग्वेज में यहां पर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उसको मशीन को पहुंचाएंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी में बोले संचार से संबंधित पैरामीटर सेट करना, जैसे कि सीएनसी मशीन को प्रोग्राम स्थानांतरित करना, सीएनसी मशीन को प्रोग्राम स्थानांतरित कर दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया। चलिए टॉपिक नंबर 6, हमारा 6 टॉपिक क्या है, हमारा कहता है ट्रांसफर द ड्राइंग डेटा टू सीएनसी मशीन। अच्छा, यहां पर देखते हैं ड्राइंग डेटा को सीएनसी मशीन में ट्रांसफर करना, यहां पे सेटिंग करना था, तो ड्राइंग डेटा को यहां ट्रांसफर ही कर रहे हैं, तो ट्रांसफर किसको कर दिया, सीधे सीएनसी मशीन कर दिया। अच्छा, सीएनसी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब जैसे एनसी मशीन को न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं, क्योंकि बस एनसी मशीन के ऊपर कंप्यूटर लगा दो, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, तो हम उसे सीएनसी बोल देंगे। तो सीएनसी जो मशीन है हमारी, वो जो है क्या करेगी, उसको जो है कैड से रिलेटेड जो डेटा था उसको ट्रांसफर करना, यहां पर यही बात की गई है। तो उसके बाद देखते हैं एमआईसी एंड जनरेशन ऑफ जी कोड एंड एम कोड। मशीन आइडेंटिफिकेशन कोड का मतलब क्या होता है कि मशीन की लैंग्वेज में जो है हमारा पूरी कहानी, यहां पर देखो ये मशीन लैंग्वेज ही तो है, जी कोड और एम कोड क्या है, मशीन जो है लैंग्वेजेस हैं। तो यहां पर मशीन के कोड जो है जी कोड और एम कोड के बारे में भी यहां पे
पढ़ना है। तो यहां समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हिंदी में, ड्राइंग डेटा को सीएनसी एमआईसी में स्थानांतरित करना और जी कोड तथा एम कोड को बनाना। तो जी कोड और एम कोड दोनों के यहां पे बनाने होंगे और मशीन डेटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी सीखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो हमारे पास टॉपिक हो गए 1 to 6, 6 टॉपिक हो गए। अब समझते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहली चीज तो यह है कि बिल्कुल सिंपल आने वाला है, कुछ भी टफ नहीं आएगा, ये बात मान के चलना है। सिंपल आएगा, कुछ भी टफ नहीं आएगा। तो क्या पढ़ना होगा, पहले टॉपिक को प्रॉपर पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, पोस्ट प्रोसेसिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, पूछ सकते हैं क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग जो है अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है यहां पर सेटिंग द ऑफ द पैरामीटर्स, यहां पर एनसी मशीन और सीएनसी मशीन की बात थोड़ी बहुत कर दी जाएगी। उसके बाद 6 टॉपिक जहां पर आपको कोड पढ़ने हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक हो गया, इसको हम जो स्टार मार दीजिए। उसके बाद दूसरा हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग, तीसरा 4th टॉपिक हो गया। उसके अलावा हमारे पास 5वां और 6वां। तो करीब यहां पे 6 टॉपिक में से आप 2 टॉपिक छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी पढ़ लीजिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा तैयार, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, 2 बार रिवाइज कर लेना वीडियो को और आप जो है चले जाइए, शाम में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस काम करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेटिंग ऑफ द जॉब। यहां पे सेटिंग ऑफ द जॉब को पहले करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे ऑपरेशन को, उसके बाद ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे। तीनों टॉपिक यहां पे होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और लाइक जरूर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक जो है सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा है। सारा का सारा सिलेबस पूरा कवर कराएंगे, किसी बुक में अवेलेबल पूरा नहीं है। आप लोगों ने जितने लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी पीडीएफ भेजी, उन्होंने कहा देखो हमारे कॉलेज में ये पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है। कई ने अपनी बुक्स के फोटोग्राफ्स भेज दिए पीडीएफ बना के। तो जो है आपका सबका धन्यवाद, आपने अपना प्रयास किया। हमारा प्रयास सबसे ऊंचा होना चाहिए, हम आपको अच्छा सा कंटेंट देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तैयार कर दीजिए। तो स्टार्ट पहला करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे सेटिंग ऑफ द जॉब से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेटिंग ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, पहला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है सेट अप द जॉब। जॉब को सेट करना या फिर जॉब की स्थापना करना। देखो जॉब को यहां लगाना नहीं बोला गया, यहां बोला गया है जॉब की स्थापना करना, मतलब सेटिंग करना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास वर्कपीस है उसको मशीन में जो हमने लगा दिया उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना, उसका यथास्थान बताना कि कितनी कितनी पोजीशन पे उसको होना चाहिए, और वो जो है टूल से किस तरह संबंधित हो, या हमारी टेबल वर्क टेबल है उससे किस तरह से संबंधित है, ये सारी की सारी सेटिंग करना किससे रिलेटेड, वर्कपीस से रिलेटेड। वही जो है हमारा सेटिंग ऑफ द जॉब में आ रहा है, ठीक है। अब समझेंगे टॉपिक यह है आफ्टर प्लेसिंग द रिक्वायर्ड जॉब। जब हमने रिक्वायर्ड जॉब जो है प्लेस कर दिया, उसके बाद ऑन द मशीन, मशीन के ऊपर वी क्रिएट मशीनिंग सेटअप। उसके बाद हम मशीनिंग सेटअप करने जा रहे हैं, in which we see the general parameter for machining operation। इसके बाद हम जो है देखते हैं, क्या देखते हैं, जनरल पैरामीटर्स। उस टूल को जो भी वर्कपीस लगा है उस वर्कपीस को लगा तो दिया, उसके बाद हमने देखा वहां पे कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो चेक सेट करने हैं और मशीनिंग सेटअप बनाना है। तो जब भी हम कोई वर्कपीस लगाएंगे एनसी मशीन के ऊपर या सीएनसी मशीन के ऊपर, उसके बाद उसकी सेटिंग करेंगे, उसी को जो बोलते हैं मशीनिंग सेटअप। तो मशीनिंग सेटअप तैयार करना ये यहां पर बड़ा काम है। तो यहां पर मशीनिंग सेटअप तैयार करेंगे जिसमें वी सी द जनरल पैरामीटर्स फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन। तो मशीनिंग ऑपरेशन के जनरल पैरामीटर को वहां पे देखते हैं, उनको जो है सेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद देखें, इसके बाद दिस इंक्लूड्स, इसके साथ साथ क्या करते हैं, द विड्थ लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो क्या करेंगे, विड्थ मटेरियल की थिकनेस, ये सब चीजें जो है वहां पर देखेंगे। और एज वेल एज यहां पर लिखा हुआ है द एक्स एंड वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। इसके साथ क्या करेंगे, हम जो है इनको भी जो है सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, लेंथ है हमारे पास, विड्थ है, थिकनेस है, मतलब जो है लंबाई है, मोटाई है, उसके बाद जो है हमारी चौड़ाई है, ये सब जो है। उसके साथ साथ क्या देखेंगे, उसका एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को साथ साथ में ही सेट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा मटेरियल है, उसको जो है ऐसे पॉइंट पे सेट करेंगे जहां से जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहने वाले, और वहीं से हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हो। तो सारा का सारा जो है सेटिंग स्टार्ट हो जाए। और हाँ, एक चीज और, ऐसा भी होता है कई बार कि उसका प्रोडक्ट जो है पे मैन्युफैक्चरिंग होते होते बीच में कहीं रुक जाए, तो वापस से जो है उसी स्थान से स्टार्ट हो, तो ऐसे भी कोऑर्डिनेट सेट किए जाएंगे। तो ये सारी सेटिंग जो है हम कहां कर रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं मशीनिंग सेटअप। तो ये मशीनिंग सेटअप मशीन के ऊपर कर रहे हैं।
इसके अलावा देखें इट ऑल्सो इंक्लूड, इसके अलावा भी कुछ और चीज होती है, क्या क्या होती है, ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ऑफ द जॉब एज पर द डिजाइन। उसके बाद क्या करेंगे, जो डिजाइन है, जो भी हमारा जैसा डिजाइन बनाना है, उस डिजाइन के रिलेटेड जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है, आवश्यक जो पैरामीटर है, तो अपेक्षित पैरामीटर है, वो जो है किसके लिए, जॉब के लिए, उनको भी जो है यहां पर सेट करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, सेटिंग में हमारे यहां तक अब तक हमने तीन चीजें देख ली। पहला देख लिया कि भैया ऐसा है, सबसे पहले मशीनिंग सेटअप बनाएंगे। दूसरी बात देख ली भैया जो है हमारे पास जनरल जो है पैरामीटर जो है मशीनिंग ऑपरेशन के, उनको लगाना है, तो जनरल पैरामीटर मशीनिंग ऑपरेशन के लगाएंगे। उसके अलावा देखो हमने देखा लेंथ, विड्थ और थिकनेस और एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक साथ जो है सेट करेंगे। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद देखा डिजाइन के आधार पर जो पैरामीटर्स हैं हमारे, किसके पैरामीटर्स हैं हमारे, जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, वो जो है उसको भी सेट करना है। तो ये सारी बातें आ गई। आगे देखते हैं, इसके मतलब ये हुआ कि यहां तक हमारा इतनी चीजें सेट हो गई। अब देखते हैं क्या सेट करना है। द जॉब ऑन द मशीन ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी ऑपरेशन ऑन द जॉब एज पर आवर डिजाइन इन द नेक्स्ट सीक्वेंस। अब तो यहां तक एज पर द डिजाइन आपने नेसेसरी पैरामीटर सारे के सारे आपने सेट कर दिए। उसके बाद क्या लिखा, नेक्स्ट सीक्वेंस। उसी सीक्वेंस में अब आगे क्या करेंगे, वी डिफाइन ऑल द नेसेसरी ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द जॉब एज पर आवर डिजाइन। इसके बाद क्या किया, इसके बाद जो है ऑल नेसेसरी ऑपरेशंस जो है उनको जो है यहां पर क्या करेंगे, जॉब के ऊपर उनको जो है डिजाइन के माध्यम से, डिजाइन के जो आधार पर उनको जो है सेट करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, सारी सेटिंग ही तो है। अब देखते हैं हिंदी वालों के लिए, बहुत सारे बच्चे हिंदी में हैं, उनको लगता है पता नहीं सब्जेक्ट ही क्या है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। देखिए सबसे पहले मशीन पर आवश्यक जॉब को लगाने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो है वर्कपीस मशीन के ऊपर लगा दिया है। अब वर्कपीस मशीन पे लगा हुआ है, उसके बाद की कहानी है। तो मशीन पे लगाने के बाद क्या हुआ, मशीन सेटअप बनाते हैं। इसका मतलब है अब जो है हम मशीन सेटअप बनाएंगे और उस सेटअप में देखो सबसे पहली चीज देखो, जो भी हमारा कैम का सॉफ्टवेयर होगा उसमें सबसे पहले मशीन सेटअप पे जाएंगे तो वहां पर लिस्ट ऑफ जो है ऑपरेशन, ये जितने भी पैरामीटर है सबकी लिस्ट होगी। आपको सारा कुछ सेट करना है, ठीक है। तो वही यहां पर है कि आपने जो है मशीन पर अपना जॉब लगा दिया और लगाने के बाद मशीन का सेटअप बनाएंगे। अब उस सेटअप में सब कुछ फीड करेंगे। तो सेटअप बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन संचालन के लिए सामान्य पैरामीटर को सेट करते हैं। सबसे पहला आता है क्या, मशीन संचालन, मशीन को चलाने के संबंधित जो सामान्य पैरामीटर है उनको प्रॉपर भरते हैं, उनको सही करते हैं, उनको सेट करते हैं, लगाते हैं उनको। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें पदार्थ की चौड़ाई, लंबाई, मोटाई के साथ साथ एक्स वाई जेड निर्देशांक भी शामिल है। मतलब क्या हुआ, वहां पे जनरल पैरामीटर्स जो है हमारे या फिर सामान्य पैरामीटर जो है वो तो सेट कर दिए। उसके बाद इसी के साथ साथ एक्स वाई जेड डायरेक्शन वाला, जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात करिए, निर्देशांक की बात की है, और साथ साथ में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों भी सेट कर देते हैं उसी जगह पे। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इसमें डिजाइन के अनुरूप जॉब के सभी आवश्यक पैरामीटर को भी शामिल करते हैं। इसका मतलब इसके अलावा और पैरामीटर होंगे, कौन से, जो डिजाइन संबंधी पैरामीटर होंगे उनको भी जो है इसमें शामिल करेंगे, वहां पे उनको भी सेट कर देंगे। वो भी सेट हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखें, इसके पश्चात अगले क्रम में डिजाइन के अनुसार जॉब पर होने वाले सभी ऑपरेशन को परिभाषित करेंगे। उसके बाद जाके जो है जो भी डिजाइन से संबंधित ऑपरेशन है वो सारे के सारे परिभाषित किए जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी सेटिंग ऑफ द जॉब में। एक बात लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं कि सेटिंग ऑफ द जॉब में सिंपल सा काम है, जैसे ही आपने वर्कपीस क्या किया, मशीन के ऊपर लगा दिया, उसके बाद जो आप सेटअप में जाएंगे, उसके सॉफ्टवेयर के सेटअप में जाएंगे और वहां पर जो जो चीजें सेट करेंगे वो सारी की सारी जो है सेटिंग ऑफ द जॉब में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा डिफाइनिंग द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को अब हम डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के सेकंड पार्ट को, डिफाइनिंग द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को डिफाइन करना, ऑपरेशन को परिभाषित करना, दिस इज द टॉपिक। यही हमारा टॉपिक है, ऑपरेशन को डिफाइन करना, ऑपरेशन को परिभाषित करना। अब समझते हैं ऑपरेशन को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करना है, ये है क्या, इस टॉपिक में हमें लिखना क्या है। देखो हम बताते हैं आपको कि ऑपरेशन को डिफाइन करने का मतलब ये है जो जो ऑपरेशन हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान करने हैं उसको पहले से ही टूल लिस्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध कर लेते हैं।
इतनी अच्छी हिंदी। टूल लिस्ट के अंदर सूचीबद्ध करने का मतलब है उसको जो है टूल लिस्ट में शामिल कर लेते हैं कि हमें जो है यहां पर ये ऑपरेशन करने हैं, इसमें ये मशीन का इस्तेमाल होगा, इसमें ये सारा का सारा जो है हम जो है एक पूरा का पूरा लिस्ट बना लेंगे, उसमें ये शामिल कर लेंगे। तो यहां पर यही चीज तो बोली गई है कि ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हम बता रहे हैं आपको ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो दिखा है फ्रॉम द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द मशीन। तो डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की डिजाइन जो है वहां से लेके टू द ऑन द मशीन, मशीन तक, टू ऑल द नेसेसरी ऑपरेशन, सभी आवश्यक ऑपरेशन दैट टेक प्लेस जो किए जाते हैं ऑन इट, जो कि इसके ऊपर किए जाते हैं, जो मशीन के अंदर किए जाते हैं, टू गिव द फाइनल शेप ऑफ द जॉब, जिससे कि जॉब की फाइनल शेप प्राप्त होती है। यहां तक हो गया। उसके अलावा विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प ऑफ विच द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एज पर द डिजाइन, जिससे कि हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है डिजाइन के अनुसार प्राप्त हो, जैसा डिजाइन में वैसा ही मिले। ऐसा ना हो जूता बनाया था और चप्पल बनके तैयार हो जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑल दीज प्रोग्राम्स आर लिस्टेड इन द मशीन प्रोग्राम टूल लिस्ट। इसका मतलब ऑल दीज जो है ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है उनको जो है लिस्ट करते हैं किसमें, द मशीन प्रोग्राम टूल लिस्ट के अंदर लिस्ट कर लेते हैं। अच्छा, दीज मशीन प्रोग्राम्स कैन बी फॉर सीएनसी और एनसी मशीन्स। तो मतलब ये जो प्रोग्राम है वो या तो सीएनसी मशीन के लिए होंगे या फिर एनसी मशीन के लिए होंगे। ये पता है हमें एनसी मशीन के लिए कोड पंच पे इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है हमारा मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल करते हैं, या जो भी आप तरीके इस्तेमाल करें। तो एनसी मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है, उन मशीन में जो है हम उस तरीके से प्रोग्राम लिस्ट करते हैं। और सीएनसी मशीन में कंप्यूटर लगा आता है, उसमें जो है हम प्रोग्राम को जो है लिस्ट करते हैं। तो यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है, ये जो प्रोग्राम के है, ये जो मशीन प्रोग्राम है वो जो है सीएनसी या एनसी मशीन के लिए हो सकते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, डिजाइन के अनुसार ड्रिलिंग, कटिंग, 3D प्रिंटिंग एसेट्रा, डिजाइन के अनुसार ये जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इंक्लूडिंग द मशीन्स। अब ये मशीन कौन कौन सी होंगी, उन मशीन के जैसे कटिंग स्पीड और कटिंग फीड और फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट, ये जो ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सारे ऑपरेशन जो है डिजाइन के अनुसार किए जाते हैं। सम कॉमन मशीन टूल्स, कुछ कॉमन मशीन टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन। ये जो मशीन है, ये सामान्य मशीन जो है वो सीएनसी या एनसी मशीन की तरह उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहां पर जो है उनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। देयर मेन पर्पस टू कट एंड रिमूव द मेटल। तो इन मशीन्स का काम क्या होता है, ये जो है कट एंड रिमूव, मतलब कट करती हैं मटेरियल को और उसके अंदर रिमूव करती हैं, जिससे सो द एज टू गिव द प्रॉपर शेप, जिससे कि प्रॉपर शेप प्राप्त हो जाए, जैसा कि डिजाइन में होती वैसी शेप प्राप्त हो जाए। आगे, दीज ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द डिजाइन। ये सभी ऑपरेशन डिजाइन के अनुसार होते हैं। अच्छा, तो क्या डिफाइन किया ऑपरेशन में, ऑपरेशन में ये डिफाइन किया कि भाई इतने सारे जो है कार्य करने, जितने सारे ऑपरेशंस करने, इनको जो है सूचीबद्ध, इनको जो है लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट के अनुसार जो है सेट कर देते हैं। यही हमारा यहां पर ऑपरेशन को डिफाइन करने का टॉपिक था। अब देख लेते हैं हिंदी में, इसके अंदर क्या हिंदी में बोला, मशीन पर उत्पाद को डिजाइन से लेकर, मशीन पर उत्पाद को डिजाइन से लेकर उस पर होने वाले सभी आवश्यक ऑपरेशन जो कि वस्तु को अंतिम रूप प्रदान करते हैं, वही जो है हमारा ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, जिसकी सहायता से डिजाइन अनुसार अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। जिसकी सहायता से क्या हो रहा है, डिजाइन के अनुसार अंतिम उत्पाद हमें मिल जाएगा। तो ये जो सभी ऑपरेशन है, यही जो है हमें डिफाइन कर लेते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन उनको डिफाइन कर लेते हैं। इन सभी प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम टूल लिस्ट में सूचीबद्ध कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या हुआ, यह मशीन प्रोग्राम सीएनसी या फिर एनसी मशीन के लिए हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम किसके लिए हो सकते हैं, सीएनसी के लिए होंगे या फिर एनसी के लिए होंगे। तो ये प्रोग्राम उसके लिए जाएंगे। डिजाइन के अनुसार ड्रिलिंग, कटिंग, टर्निंग, बोरिंग, प्लाज्मा कटिंग, 3D प्रिंटिंग, ये जो इत्यादि ऑपरेशन है को कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, डिजाइन के अनुसार ये सारे ऑपरेशंस कहां कर सकते हैं, सीएनसी पर, एनसी मशीन पर कर सकते हैं। अच्छा, इन ऑपरेशन को क्या करेंगे, इसमें मशीन की कटिंग स्पीड, फीड रेट, कट की गहराई इत्यादि ऑपरेशन को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।
अच्छा आगे करें, इसमें मशीन, हाँ इसमें लिखा हुआ है कुछ सामान्य मशीन टूल, जैसे जैसे हमारा जो है लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये जो मशीन है जो कि एनसी मशीन के रूप में या सीएनसी मशीन के रूप में हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, धातु को कट करना, उसको रिमूव करना है, वहां से मतलब निकालना, और ताकि उचित आकार दिया जा सके। ये ऑपरेशन जो है डिजाइन के ऊपर आधारित होते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया डिफाइनिंग द ऑपरेशन। ढंग से दोबारा से समझ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। मोटा मोटी बात कर लेते हैं, एक मेन बात कर लेते हैं, क्या है कि डिफाइन द ऑपरेशन में क्या होगा। सबसे पहले आप लिखिए कि डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले बताएंगे हमारा प्रोडक्ट आ कहां से, आपने डिजाइन डेटा कहां से लिया, कैड से लिया, तो डिजाइन डेटा जहां से कैड से लेते हैं उस जगह से, और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है वहां तक, ये पूरा का पूरा जिसमें जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे ऑपरेशंस को आपने क्या किया, लिस्ट कर लिया, कोड में कन्वर्ट कर लिया, सीएनसी में इस्तेमाल कर लिया, एनसी में इस्तेमाल कर लिया, ये सारे के सारे। और कौन कौन से जो है हमारे ऑपरेशंस हैं, ड्रिलिंग, कटिंग, मिलिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, जो भी आप जो ऑपरेशन जानते हैं वो सारे ऑपरेशन। उसके अलावा मशीन्स भी, जैसे लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ये मशीन जो सीएनसी के ऊपर आधारित होती हैं, ये मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है हमारा प्रोडक्ट को फाइनल शेप मिलती है। और ये सारे ऑपरेशंस किस पर बेस्ड होंगे, सारे ऑपरेशंस बेस्ड होंगे डिजाइन के ऊपर। तो ये हम समझ लिया क्या होगा, हमारा यहां सेटिंग ऑफ द जॉब हो गया, हमारा जॉब की स्थापना हो गई। उसके अलावा हमने डिफाइनिंग द ऑपरेशन कर लिया। और अब क्या करेंगे, टूल हमारा जो है किस किस पोजीशन में जाएगा, उस पोजीशन को भी अगर हम निर्धारित कर दें तो अब हम लिखेंगे क्रिएटिंग द ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, ठीक है। स्टूडेंट्स अब जो है हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को क्रिएट करना या ज्योमेट्री को बनाना। यहां पर जो है क्रिएटिंग द ज्योमेट्री, ये हमारी जो ज्योमेट्री है ये हमारी किस पर बेस्ड है ये देखना पड़ेगा। देखो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये पहले बता देता हूं। देखो क्रिएटिंग द ज्योमेट्री का मतलब है किसी जो टूल की जो है ज्योमेट्री बनाना। टूल कहां कहां मोशन कर रहा है उस मोशन की आपको ज्योमेट्री बना लेना, ठीक है। तो यही हमारा इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे, आपने प्रोडक्ट लगा दिया, अब प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको अलग अलग ऑपरेशन करने हैं, तो जो मशीनिंग ऑपरेशन करने हैं, जैसे अब मैं मान लेता हूं ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग किसी पॉइंट पे आप करेंगे तो टूल कहां जाएगा, उस सेंटर पे ही रहने वाला है। तो टूल की पोजीशन जो है वो कितनी बाउंड्री के अंदर रह रहा है वहां जो है टूल की बात की जाएगी। तो उसके अंदर जो है आप बहुत आसानी से उसकी ज्योमेट्री बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मिलिंग की बात करें तो मिलिंग क्या करेगा, बाउंड्रीज पर जो है आपका पूरा, जब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है हमारा, उस प्रोडक्ट की बाउंड्री पे चलेगा तो आपको उसकी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। तो ये ज्योमेट्री जो है वो क्रिएटिंग द ज्योमेट्री है। इस टॉपिक के अंदर हम जो है टूल के मोशन की ज्योमेट्री बनाते हैं। टूल कहां कहां गया उसकी पोजीशनिंग की ज्योमेट्री हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो है हम अपना टॉपिक देख लेते हैं, चलिए। तो ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्स मशीन ज्योमेट्री टू जनरेट टूल पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब विभिन्न ऑपरेशन जो रिक्वायर्स मशीन ज्योमेट्री। तो विभिन्न ऑपरेशंस के लिए मशीन ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है टू जनरेट टूल पाथ। टूल पाथ बनाने के लिए जो है हम ज्योमेट्री की जो है आवश्यकता होती है, किसके लिए, विभिन्न ऑपरेशंस के लिए। अब ये ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, अब ये ऑपरेशंस वो सारे ऑपरेशंस होते हैं जो लास्ट टॉपिक में थे, जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, फिशिंग, जो भी आपको ग्राइंडिंग, चेम्बरिंग, जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो सारे ऑपरेशंस के लिए मशीन ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ती है। तो मशीन टूल ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ती है टू जनरेट टूल पाथ को जनरेट करने के लिए। एक बात हो गई। अच्छा आगे देखते हैं, दिस ज्योमेट्री इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब जैसा हमारा उत्पाद प्रोडक्ट है या फिर हमारा वर्कपीस है, उस वर्कपीस पे डिजाइन जैसी बनानी है, उस डिजाइन के आधार पर ही जो है ये ज्योमेट्री बनती है। अच्छा कैसे समझते हैं, अगर हमें कहीं पे ड्रिलिंग करनी है तो जो हमारा ऑप्शन है उस ड्रिलिंग के अंदर ही तो आप वहां पे ही तो ड्रिलिंग करेंगे जैसा हमारे डिजाइन में दिया गया है। तो हमारा जो है जैसा डिजाइन होगा वैसे ही टूल की ज्योमेट्री भी बनेगी। वैसे ही मतलब सेम नहीं, जैसा कि हमारा टूल मोशन करेगा वो ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आफ्टर डिटरमाइनिंग ऑल द ऑपरेशन ऑन द जॉब। आफ्टर डिटरमाइनिंग का मतलब क्या हुआ, और जो ऑपरेशंस थे, जो जॉब पे हमें निर्धारित करने थे, जो जॉब पे करने थे, वो सारे पता होने के बाद क्या करेंगे, वी इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की एक्यूरेसी, जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी एक्यूरेसी को जो है बढ़ाएंगे विद द रिक्वायर्ड मशीनिंग ज्योमेट्री।
जो हमारा मशीनिंग ज्योमेट्री है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्ट की एक्यूरेसी इंक्रीज कब होगी, जब हमें पता होगा इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लगेंगे। तो सारे जितने भी ऑपरेशंस लग रहे हैं उसकी आप जो है क्या करें, टूल की ज्योमेट्री बना लें। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मशीनिंग ज्योमेट्री बना ली, बिकॉज इट हेल्प जनरेट द ज्योमेट्री टूल पाथ। क्योंकि जो है ये हमारा क्या करता है, जनरेट करने में हेल्प करता है, क्या, जो हमारा टूल पाथ को जनरेट करने में हेल्प करता है। सच एज, जैसे कि द ज्योमेट्री रिक्वायर्स फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, जैसे कि जो ज्योमेट्री है, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन में ज्योमेट्री बनानी है, वो जो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज वेरी सिंपल। क्या हुआ, सच है जैसे कि ज्योमेट्री रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए जो आवश्यक ज्योमेट्री है वो जो है बड़ी आसानी से बनाई जाती है, बहुत सिंपल होती है। ठीक है, जबकि प्लेनर मशीनिंग ऑपरेशंस में बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड एंड फेस मिलिंग ऑपरेशंस रिक्वायर्ड मिलिंग फेसेस। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहां पे, जो प्लेनर मशीन ऑपरेशंस है, प्लेनर मशीनिंग ऑपरेशंस है, प्लेनर मशीनिंग ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, आप प्लेनिंग कर रहे हैं ऐसे मशीन को, प्लेनिंग मशीन समझ रहे हैं ना आप, तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप प्लेनिंग करते हैं तो वही तो प्लेनर मशीन है। तो उस मशीन में जो टूल का जो हमारा जो है क्या है, टूल का जो टूल जो है हमारा, वो उसके लिए बाउंड्री की आवश्यकता होती है। टूल क्या है, उसकी बाउंड्री पे चलता है। अब जैसे प्लेनिंग कहां करेंगे, आपने एक टूल लिया, आप एक वर्कपीस लिया, वो वर्कपीस है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो आप क्या करेंगे, उस टूल से उसके क्या करें, बाउंड्रीज को ऐसे कट करते जाएंगे, जिससे कि क्या बाउंड्री कट होती, जिससे कि हमें रिक्वायर्ड शेप में हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए। यही तो हमारा प्लेनिंग करता है। प्लेन क्या करता है, प्लेनिंग मतलब उबड़ खाबड़ जगह थी साइड की बाउंड्रीज, उसको कट करके उसको हमारे रिक्वायर्ड शेप में लेके आता है। तो यहां पर प्लेनिंग मशीन के लिए वो टूल कहां चलेगा, उसकी बाउंड्री पे चलेगा। तो यहां पर वही बात की गई है, प्लेनिंग मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए क्या करेंगे, बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड, बाउंड्री की आवश्यकता पड़ती है। फेस मिलिंग ऑपरेशंस के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फेस की आवश्यकता होती है, तो अब वो हमारा वर्कपीस है, उसके फेस को हम क्या करेंगे, फेस कर देंगे, तो प्लेन कर देंगे, तो यही हमारा फेसिंग होता है। तो इस क्रिया को करने के लिए, फेसिंग क्रिया को करने के लिए या फेसिंग ऑपरेशन को करने के लिए हमें फेस की आवश्यकता होती है। अच्छा, फेस कहां करेंगे, वो हमारे बाउंड्री के अंदर ही तो होगा फेस। तो फेस ज्योमेट्री हैज क्लोज बाउंड्री। तो फेस जो हमारा ज्योमेट्री है, फेस की ज्योमेट्री बनाएंगे, जो हमारा टूल जो है फेस के ऊपर चल रहा है वो बाउंड्री के अंदर चलेगा। तो प्लेनिंग में क्या हो गया, बाहर चल रहा है, और फेस में क्या होगा, वो हमारा बाउंड्री के अंदर चलेगा। और ड्रिलिंग में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है, सर्किल जो है मान लीजिए होल करना है, तो वो होल जो है हमारा टूल गया और वहां पे होल करने लगा। जिस डायमीटर का हमें होल चाहिए, जिस व्यास का हमें छेद चाहिए, वो जो है वहां पर बना देगा, जिससे कि जो है वहां पर हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें मिल जाएगी, होल मिल जाएगा। तो टूल की वहां पर संक्रिया कैसी होगी, उसके लिए हम जो है टूल ज्योमेट्री हम बना लेंगे। ड्रिलिंग के लिए बहुत सिंपल है। तो यहां पर ये सारी बातों में एक मोटी मोटी बात ये बोली गई है कि भैया कटे जो हमारी क्रिएटिंग द ज्योमेट्री है या फिर ज्योमेट्री बनाना है, इस टॉपिक के अंदर हमें टूल की ज्योमेट्री बनानी है। टूल कहां कहां किस किस पोजीशन में जाके गया, उस पोजीशन को जो है आप डिफाइन कर देंगे, तो हमारी जो है प्रोडक्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यही यहां पर सारी बातें की गई है। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर हिंदी में बता देता हूं, ठीक है। क्या है, टूल पाथ उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचालन को मशीनिंग ज्यामिति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ, टूल पाथ उत्पन्न करने के लिए, टूल पाथ बनाने के लिए, टूल की पोजीशन को बनाने के लिए क्या करना है, विभिन्न प्रकार के संचालन को, बहुत अलग अलग तरह के संचालन है, मतलब ऑपरेशंस है, को मशीनिंग ज्यामिति की, मशीनिंग ज्योमेट्री की आवश्यकता होती है। मशीन ज्योमेट्री अगर हमें मिल जाएगी, टूल पाथ बना लेंगे। क्लियर बात है। इसके बाद यह ज्यामिति भी हमारे उत्पाद के डिजाइन पर आधारित होती है। तो चाहे कोई भी ज्योमेट्री हो, वो डिजाइन से तो अलग नहीं है। जैसा हमें प्रोडक्ट बनाना है वैसे तो बनेगा। जैसे हमने क्या किया था, हमने बताया था सीएनसी मशीन के ऊपर क्या करते हैं, जो हमारा जो शूज होते हैं उसके सोल बनाए जाते हैं, तो वो हमारा वहां पे कटिंग होती है। तो अगर आप सोल बना रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप उसकी बाउंड्री डिसाइड करेंगे। तो बाउंड्री पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसके बीच में जो है जैसा डिजाइन चाहिए वैसा फेस के ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं आपको करने हैं, तो उसमें जो है आपको ज्योमेट्री, टूल की ज्योमेट्री की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्री है वो किस पर बेस्ड है, ये ज्योमेट्री हमारी जो है हमारा उत्पाद के डिजाइन पर बेस्ड है, प्रोडक्ट के डिजाइन पर बेस्ड होगी, उस पर आधारित होगी। जॉब पर होने वाले सभी ऑपरेशन के निर्धारण के पश्चात, अब जॉब पर जो है हमारा जितने भी ऑपरेशन है वो हमने डिफाइन कर लिए थे। अब डिफाइन करने के बाद आवश्यक मशीनिंग ज्यामिति से
हम उत्पाद की सटीकता को बढ़ा सकते हैं। तो आवश्यक जो हमारी मशीनिंग है उसकी ज्यामिति बना लेंगे, उससे क्या होगा, हम उत्पाद के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सटीकता बढ़ा देंगे, क्योंकि यह ज्यामिति टूल पाथ को उत्पन्न करने में सहायक करती है। तो ये जो ज्योमेट्री है, जो मशीन की ज्योमेट्री है, वो टूल पाथ को जो है बनाने के लिए हेल्प करेगी। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर 3-4 बातें समझ में आई। पहले समझे, टूल पाथ बनाना है तो हमें मशीनिंग ज्योमेट्री की आवश्यकता होगी। उसके बाद ये जो ज्योमेट्री है वो हमारी किस पर बेस्ड है, हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसके डिजाइन पर बेस्ड है। उसके बाद क्या देखा, हमारा अगर हमने डिजाइन जो ऑपरेशंस है वो डिफाइन कर लिए हैं, तो सारे ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद हमें जो है हम क्या करेंगे, मशीनिंग ज्योमेट्री बनाएंगे। और मशीनिंग ज्योमेट्री से क्या होगा, हमारा यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सटीकता को बढ़ा सकते हैं। तो सटीकता बढ़ गई मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई। अच्छा, एक्यूरेसी बढ़ गई क्योंकि ये जो है जो मशीन ज्योमेट्री है वो टूल पाथ बनाने में हेल्प करती है, सहायता करती है। चलिए, उसके बाद क्या है, जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए आवश्यक ज्यामिति बहुत सरल होती है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है बहुत सिंपल होती है, सरल होती है, इसलिए जो है हम जो है आसानी से बना लेते हैं। तो उसी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ज्योमेट्री कैसे बनेगी। टूल हमारा गया और यहां पर टूल क्या करेगा, इस तरीके से लगेगा और यहां पर ये क्या करेगा, होल बना देगा। तो जिस डायमीटर का हमें होल चाहिए, टूल हमारा उसी डायमीटर में मोशन करेगा। तो हमें आसानी से बता दिया कि ये हमारी ज्योमेट्री होगी। प्लेनर मशीन में ये जो हमारे पास बाउंड्री है, इसी को जो है हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टूल पाथ है वो कहां चलेगा, बाउंड्री के ऊपर चलेगा, जिससे कि जो हमारी बाउंड्री क्या हो जाएंगी, प्लेन हो जाएंगी। और हमें हमारे जो टूल की पोजीशन है वो जो है बाउंड्री पे ही रहेगी। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि प्लेनर मशीन में ये क्या हो रहा है, टूल पाथ जो है वो क्या है, सीमा के बाहर, सीमा पे चलता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे प्लेनर मशीन के बाद कहां पे बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फेज मिलिंग के लिए ज्यामिति बंद सीमाओं में होती है। तो फेज मिलिंग में क्या होगा, जो हमारी ज्योमेट्री है वो बंद सीमा हो गई। तो ज्योमेट्री कहां पे, मतलब टूल कहां चलेगा, बाहर बाउंड्री पे नहीं चलेगा ना, वो कहां चलेगा, हमारे जो है सरफेस के ऊपर चलेगा। तो ये सरफेस कहां है, बाउंड्री के अंदर है। तो बंद सीमाओं के अंदर जो है हमारी फेज मिलिंग जो है होती है, और टूल हमारा जो टूल की ज्योमेट्री बनेगी वो हमारा जो है बाउंड्री के अंदर बनेगी। क्लियर बात है। तो यहां पर जो है आपने पूरा का पूरा क्रिएटिंग द ज्योमेट्री अच्छे तरीके से देख लिया। क्रिएटिंग ज्योमेट्री में हमने ये समझा कि यहां पर टूल के पोजीशन की, अलग अलग पोजीशन पे जो टूल जा रहा है उसकी ज्योमेट्री बना के देख लेनी है। क्यों, अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है, क्या प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होगा उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि टूल की पोजीशनिंग हमें पता है और टूल जिस डायरेक्शन में पोजीशन करेगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में, उस ज्योमेट्री के अंदर ही हमारा जो है वर्क जो है बनके तैयार होगा। ये हमारा साफ पूरा का पूरा हमारा जो है क्रिएटिंग ज्योमेट्री या फिर ज्यामिति बनाने के कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स यहां पर एक हमारा फिगर है, डायग्राम है, वो डायग्राम अगर चाहते हैं तो वो डायग्राम मैं टेलीग्राम पे जो है उसे अपलोड कर दूंगा। वो छोटे से डायग्राम है, प्लेनर मशीन के हैं, आप उसे देख लीजिएगा, वही सेम बना लीजिए, इसमें डायग्राम वही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है, क्या है, स्पेसिफाइंग द टूल्स, मशीनिंग पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ मशीन। ठीक है। तो टाइप ऑफ मशीनिंग है, मशीनिंग पैरामीटर है, और स्पेसिफाइंग द टूल है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टूल को निर्दिष्ट करना, मशीनिंग के मापदंड और मशीनिंग के प्रकार। ये जो है हमारा सेकेंड टॉपिक है। ये कहां हो रहा है, ये हमारा कैम के अंदर हो रहा है। मतलब ये हुआ कि अब कैम के अंदर हम पहले क्या करेंगे, तो स्पेसिफाइंग द टूल, टूल को निर्दिष्ट करेंगे, कौन कौन से किस तरीके के टूल हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहां टूल के जो है निर्दिष्ट करना है, इसका मतलब है यहां पे स्पेसिफाई करना है टूल क्या है। ठीक है। तो वो स्पेसिफाई करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, यहां पर मशीनिंग के मापदंड देखेंगे, मतलब यहां पर जो है हमारा मशीनिंग पैरामीटर्स के बारे में बात की जाएगी। मशीनिंग पैरामीटर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ मशीनिंग की, या फिर मशीनिंग के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है हमारे 3 टॉपिक जो है एक साथ आपको यहां मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट हमने सीखा क्या था, पहले टॉपिक में हमने क्या सीखा था, वहां पर जो हमने सीखा था कि भैया जो जॉब है हमारा वो हम मशीन पे लगा रहे हैं, उसकी लोकेशन, उस सब के बारे में बात की थी। लेकिन यहां पर जो है अब बात करी जाएगी टूल के बारे में, कि टूल हमारा क्या काम करेगा। तो पहले देख लेते हैं, पहला टॉपिक हमारा स्पेसिफाइंग द टूल्स, टूल को निर्दिष्ट कैसे करते हैं। तो देखो यहां पर समझे, द नेसेसरी टूल आर नीडेड फॉर ऑल द डिजाइन ऑपरेशन। तो डिजाइन ऑपरेशन ऑफ एनी जॉब इन कैम, तो कैम में जॉब, किसी भी जॉब के लिए
क्या करेंगे, हमें आवश्यकता होती है किसकी, टूल्स की, जो कि क्या करता है, जो आवश्यक है डिजाइन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, कैम के अंदर जॉब जो है हमारा, कोई भी जॉब है उसके लिए हमें टूल की आवश्यकता पड़ती है, और उस आवश्यकता से क्या करेंगे, हम डिजाइन ऑपरेशंस जो है यहां पर वो है स्पेसिफाई करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा पहला पॉइंट है, ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या डिजाइन ऑपरेशंस के ऊपर बात करनी है। तो देयर आर मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं, एंड यूजफुल एक्शंस आर टेकन टू जनरेट दिस, मतलब यहां पर डिजाइन ऑपरेशन की बात की है थ्रू टूल पाथ। तो टूल पाथ के द्वारा डिजाइन ऑपरेशन जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे यूजफुल स्टेप और जो है एक्शंस टेकन, मतलब लिए जाते हैं। ये यहां पे बात हो गई। तो पहली बात है टूल की आवश्यकता के बारे में बात कर ली। दूसरा हमने बात कर ली डिजाइन ऑपरेशंस की बात कर ली, जिसमें कि जो है टूल पाथ की जो है आवश्यकता, या टूल पाथ के द्वारा जो है ये डिजाइन ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे की बात करें, द मेन पार्ट ऑफ टूल पाथ जनरेशन। तो टूल पाथ जनरेशन में हमारा मेन जो है पार्ट क्या है, प्रोसेस इन टू कंप्यूट अ सीक्वेंस ऑफ टूल लोकेशंस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द मेन पार्ट ऑफ टूल पाथ जनरेशन प्रोसेस। तो टूल पाथ जनरेशन प्रोसेस में मेन पार्ट क्या है, ये है हमारा इज टू कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब यहां पे क्या है, संगणन का मतलब ये हुआ। कंप्यूट का मतलब है कंप्यूटेशन करना। तो कंप्यूट अ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस को जो है यहां पे गिनना, सीक्वेंस ऑफ टूल लोकेशंस पॉइंट्स, मतलब टूल हमारा कहां कहां जा रहा है उसके लोकेशन पॉइंट को यहां पे कंप्यूट करना और उनको सीक्वेंस में लगाना। चलिए ठीक है, फ्रॉम द पार्ट सरफेस ऑफ अ गिवन प्लान, किसी भी प्लान के लिए, प्लान का मतलब क्या है, जो भी हमने कालखंड मिला है उसका एक प्लान है। उस प्लान के लिए, दिया हुआ प्लान के लिए, इसका सरफेस के ऊपर पॉइंट जो है, लोकेशन पॉइंट है हमारे किसके, टूल के, उसको जो है क्या करना, कंप्यूट करना या प्रोसेस करना। यही हमारा मेन पार्ट है हमारा टूल जनरेशन प्रोसेस का। अच्छा एक चीज और बता दें, जो हमारा यहां पे स्पेसिफाई द टूल है ना, जो हमारा स्पेसिफाई द टूल है ना, इसका एक और मतलब होता है, देखते हैं क्या मतलब होता है। स्पेसिफाइंग टूल्स इन कैम, स्पेसिफाइंग टूल इन कैम रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टूल पाथ जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कैम के अंदर जो स्पेसिफाइंग द टूल है, इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहां पर, प्रोसेस ऑफ टूल पाथ जनरेशन। तो टूल को अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह भी है कि भैया हम जो है कैम के अंदर टूल पाथ जनरेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा यहां पर मुख्य जो है यहां पे कार्य है। तो ये बात यहां तक आई, थोड़ी थोड़ी समझ आई, थोड़ी हिंदी में समझ में आ जाएगी। क्या है हमारा यहां पर लिखा, कैम में किसी भी जॉब के सभी डिजाइन अनुसार होने वाले ऑपरेशन के लिए आवश्यक टूल की जरूरत पड़ती है। मतलब आवश्यक टूल की जरूरत पड़ती है किसमें, कैम में। तो उसके किसके लिए, किसी भी जॉब के सभी डिजाइन के लिए। ठीक है, तो डिजाइन के अनुसार आप यहां पर टूल का चुनाव करते हैं, यह है इसका मतलब। आगे बात करें, इसमें लिखा हुआ है, इसको टूल पाथ के माध्यम से उत्पन्न करने के लिए, इसको टूल पाथ किसको उत्पन्न करने के लिए, यहां पर डिजाइन ऑपरेशन को उत्पन्न करने के लिए, टूल पाथ के माध्यम से उत्पन्न करने के लिए कई चरण और उपयोगी क्रियाएं की जाती हैं। कई चरण और उपयोगी क्रियाएं की जाती हैं। कैम में उपकरणों को निर्दिष्ट करने का मतलब, कैम में उपकरणों को निर्दिष्ट करने का मतलब क्या है, यहां पर टूल पाथ जनरेशन की प्रक्रिया से है। तो कैम में अगर हम किसी उपकरण को यहां पर निर्दिष्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, टूल पाथ जनरेशन प्रक्रिया है, ये से हम टूल पाथ जनरेशन प्रक्रिया कहेंगे। अच्छा, टूल पाथ जनरेशन प्रोसेस का मुख्य भाग, टूल पाथ जनरेशन प्रोसेस का मुख्य भाग क्या है, किसी दिए गए प्लान के लिए, कोई भी जो है प्लान दिया गया है, कोई भी हमें वर्कपीस दिया गया है या कोई भी हमें कार्य दिया गया है कि प्लान के लिए, पार्ट सतह से, उसकी सरफेस से लोकेशन बिंदु का अनुक्रम या सीक्वेंसिंग, लोकेशन बिंदु का सीक्वेंसिंग की गणना करना है, कितने पॉइंट हमारे वहां पर बन रहे हैं, यही हमारे जो है स्पेसिफाइंग द टूल हो गया। मतलब टूल को स्पेसिफाई किया गया। तो पहले हमने देखा कि क्या नेसेसिटी है, उससे क्या काम मिलेगा, उससे हमारा जो है हमारा डिजाइन ऑपरेशंस बनेंगे, और डिजाइन ऑपरेशंस बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप की आवश्यकता होती है और यूजफुल एक्शंस लिए जाते हैं कैम के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, मेन पार्ट पड़ा। मेन पार्ट क्या है भैया, मेन पार्ट ये है पाथ जनरेशन प्रोसेस। मेन पार्ट जो है वो हमारा है टूल पाथ जनरेशन।
ठीक है। तो टूल पाथ जनरेशन प्रोसेस के अंदर मेन पार्ट ये है कि भैया कंप्यूट एंड सीक्वेंसिंग ऑफ टूल लोकेशन। तो टूल लोकेशन को यहां पे कंप्यूट करेंगे और उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, कैसे कैसे हमारा टूल लोकेशन, टूल कहां कहां जा रहा है उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। तो यहां पर जो है ये हो गया, कहां से, सरफेस के ऊपर, ये बात भी हमने बता दी। उसके बाद हमने बता दिया स्पेसिफाइंग टूल का मतलब क्या होता है। यहां पर टूल का मतलब, स्पेसिफाइड टूल का मतलब होता है कि जो हमारा टूल पाथ जनरेशन प्रोसेस है, मतलब टूल पाथ जनरेशन प्रोसेस या फिर स्पेसिफाइड टूल, बात तो एक ही हो जाएगी। तो यहां पर ये पूरी बात लिखी गई है, आप इसको प्रॉपर लिखेंगे। अगर कोई पूछता है हाउ टू स्पेसिफाई द टूल, तो इस तरीके से टूल को स्पेसिफाई करेंगे, इन तरीके से थोड़ा बता देंगे, थियरी बता देंगे। यही जो हमारी पूरी प्रोसेस हो जाएगी, यही हमारी स्पेसिफाई द टूल हो जाएगा। तो यहां इतना समझ लिया, थियरी यहां पे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, प्रॉपर अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मशीनिंग पैरामीटर्स के बारे में। मशीनिंग पैरामीटर्स को हिंदी में बोलते हैं मशीन के मापदंड। अच्छा, मशीनिंग के मापदंड, मशीनिंग का मतलब क्या हुआ, आप जो है कटिंग करते हैं, चैम्फरिंग करते हैं, ये सब हमारा क्या है, मशीनिंग है। और इसके मापदंड मतलब, इसके मापदंड का मतलब है वो चीजें जो मशीनिंग को अफेक्ट करती हो, उन्हीं को जो है मशीनिंग के मापदंड बोलेंगे। चलो एक बार देख लें टॉपिक में क्या है। मशीनिंग पैरामीटर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मशीनिंग ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ, मशीनिंग पैरामीटर जो है ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं किसको, मशीनिंग ऑपरेशन को। तो मशीनिंग ऑपरेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मशीनिंग पैरामीटर्स इंफ्लुएंस करते हैं। इंफ्लुएंस का मतलब है प्रभावित करते हैं, ठीक है। विच अफेक्ट्स द मशीनिंग, जो कि जो है मशीनिंग जो है परफॉर्मेंस को भी जो है अफेक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, मशीनिंग पैरामीटर दोनों चीजों को अफेक्ट करते हैं, किसको, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मशीनिंग ऑपरेशन को अफेक्ट करेंगे, या फिर जो है वो किसको अफेक्ट करेंगे, मशीनिंग परफॉर्मेंस को। इसके अंदर हम जो है यहां पर एक बात क्लियर बोल सकते हैं कि मशीनिंग पैरामीटर्स आपके मशीनिंग ऑपरेशंस को या फिर मशीनिंग परफॉर्मेंस को प्रभावित करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब हिंदी में देखते हैं, मशीनिंग मापदंड प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मशीनिंग संचालन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब वही हुआ, जो मापदंड है हमारे मशीनिंग के मापदंड हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसको, मशीनिंग संचालन को। अच्छा, मशीन संचालन का मतलब ये हुआ मशीन को चला रहे हैं, तो मशीन चला रहे हैं उसमें जो है हमारा यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मशीनिंग संचालन को प्रभावित कर देंगे, ठीक है। तो उसको प्रभावित करते हैं, चलो ठीक है। जो मशीनिंग प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है, जिससे मशीनिंग का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं होता या फिर खराब हो जाता है या फिर बढ़िया हो जाएगा अगर पैरामीटर्स अच्छे हैं। तो मशीनिंग पैरामीटर्स या फिर मशीनिंग जो है मापदंड जो है अगर ज्यादा अच्छे हुए तो जो है हमारे यहां पर क्या हुआ, मशीन का प्रदर्शन जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात होगी। अब ये पैरामीटर्स होते कौन कौन से, देखो यहां पर जो है लिखा गया, देयर आर 3 प्रोसेस पैरामीटर्स इन कैम। अच्छा, देयर आर 3 प्रोसेस पैरामीटर्स, तो इसका मतलब प्रोसेस पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो देयर आर 3 प्रोसेस पैरामीटर्स वो होते हैं जो किसी प्रोसेस में जो है कार्य करते हैं। अब कोई भी प्रोसेस होगी वहां पर 3 पैरामीटर्स तो पक्का होंगे। तो प्रोसेस पैरामीटर 1, प्रोसेस पैरामीटर 2, प्रोसेस पैरामीटर 3, इस तरह से 3 प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं। पहला प्रोसेस पैरामीटर क्या है, कटिंग वेलोसिटी। देखो, कटिंग स्पीड और कटिंग वेलोसिटी इज द फर्स्ट पैरामीटर। अच्छा, हिंदी में पहले यहां देख ले, कैम में 3 प्रक्रम मापदंड होते हैं। तो कैम में 3 प्रक्रम मापदंड हो गए, पहला प्रक्रम मापदंड, दूसरा प्रक्रम मापदंड और तीसरा प्रक्रम मापदंड। तो पहले प्रक्रम मापदंड में क्या आ जाता है, यहां पर कटिंग स्पीड और कटिंग वेलोसिटी। ये इसे हम वीसी से डिनोट करते हैं, वीसी से प्रदर्शित करते हैं। कर्तन चाल बोलते हैं हिंदी में, या फिर कर्तन वेग बोलेंगे। ये हमारा पहला जो है प्रोसेस पैरामीटर है या फिर प्रक्रम मापदंड है, ठीक है। दूसरा देखेंगे फीड रेट। फीड रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया, अगर कोई भी पार्ट है उस पर मशीन कर रहे हैं तो उसमें जो हम आगे की तरफ चलेंगे, जो पूरी लंबाई के साथ चलेगा, उसको बोलते हैं फीड। तो यहां पर ये हमारा फीड रेट हो गया। फीड रेट या फीड दर बोलते हैं हिंदी में, ये दूसरा हो गया। तीसरा है हमारा डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट का मतलब ये हो कर्तन की गहराई, कितनी गहराई में हमें कटिंग, ये हमारा डेप्थ ऑफ। 3 पैरामीटर हैं, डेप्थ ऑफ कट को हम बोलते हैं कर्तन की गहराई। तो 3 पैरामीटर हैं। इन 3 पैरामीटर, ये 3 पैरामीटर बेसिक पैरामीटर है जो किसी भी प्रोसेस को
प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो इन पैरामीटर के बारे में लिखेंगे, और या चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं कटिंग की वेलोसिटी क्या होती है, या फिर कर्तन की चाल, या कर्तन जो है यहां वेग, उसके बारे में लिख सकते हैं। साथ साथ में फीड रेट के बारे में आप लिख सकते हैं, फीड दर क्या होती है, या फिर डेप्थ ऑफ कट के बारे में लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया, यहां पर मशीनिंग पैरामीटर के बारे में बात हो गई। तो मोटा मोटा समझ में आया मशीनिंग पैरामीटर क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं जो हमारा परफॉर्मेंस को और जो है यहाँ पे ऑपरेशन को, दोनों को प्रभावित करेंगे। तो ये चीज हो गई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तीन पैरामीटर्स के बारे में बात करी, प्रोसेस पैरामीटर के बारे में बात करी, तीनों ही प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक के बाद अब हम जो है स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ मशीनिंग। क्या है, टाइप ऑफ मशीनिंग या मशीनिंग के प्रकार। तो अब किस तरह की मशीनें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके अंदर, किसी भी डिजाइन ऑपरेशन के अंदर, कोई भी कैम ऑपरेशन के अंदर, कैम मतलब यहां मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यहां पर जो हमारा किस तरह का हमारा जो मशीनिंग जो है इस्तेमाल करेंगे वो हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे मशीनिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अरे भैया ये तो सबको पता है, क्या है ये, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मशीनिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर इन विच कटिंग टूल्स यूज टू रिमूव अननेसेसरी मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस, जिसमें जो है कटिंग टूल के द्वारा वर्कपीस के जो है यहां पे, जिसमें कटिंग टूल के द्वारा जो है रिमूव करेंगे अननेसेसरी मटेरियल, कटिंग टूल के द्वारा अननेसेसरी मटेरियल को रिमूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द वर्कपीस, वर्कपीस के जो वर्कपीस में से जो है अननेसेसरी मटेरियल को रिमूव कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आफ्टर स्पेसिफाइंग द मशीन पैरामीटर्स, तो मशीन पैरामीटर को स्पेसिफाई करने के बाद विच मशीनिंग इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग कौन सी मशीन जो है यहां पर यूज की जा रही है, इसके बारे में जो है टाइप ऑफ मशीनिंग में हम देखेंगे। ठीक है, ऑन द वर्कपीस इट इज केयरफुली सेलेक्टेड, यह जो है हम जो है सादा क्या केयरफुली जो है सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, यहां पर यह बात की जा रही है कि अगर हम जो है पैरामीटर सेट कर चुके हैं, मशीनिंग पैरामीटर सेट कर दिए हैं, तो जो है हम क्या करेंगे, हम उन पैरामीटर के माध्यम से किस प्रकार की मशीन का चुनाव करेंगे या चयन करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में जो है यहां पर बात की जा रही है। अब देखते हैं हिंदी में। मशीनिंग एक विनिर्माण प्रक्रम है जिसमें कटिंग टूल का उपयोग करके कार्यखंड से अवांछित दाग को अलग किया जाता है। क्या है, मशीनिंग एक विनिर्माण प्रक्रम है जिसमें कटिंग टूल का उपयोग करके, जिसमें किसका उपयोग करके, कटिंग टूल का उपयोग करके कार्यखंड से अवांछित मतलब जिसकी जरूरत ना हो ऐसे जो है पदार्थ को अलग किया जाता है। तो डिजाइन के अनुसार जो हमें जरूरत नहीं है उसको हटा देना, यही हमारा यहां पर जो है जरूरत है, यही हमारी आवश्यकता है। मशीनिंग पैरामीटर निर्धारण के पश्चात, मशीनिंग पैरामीटर निर्धारण के पश्चात वर्कपीस पर ड्राइंग अनुसार कौन सी मशीन का की जानी है, कौन सी मशीनिंग की जाती है, यह इसका चयन सावधानी पूर्वक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर यह बोला जा रहा है मशीनिंग पैरामीटर निर्धारण के पश्चात वर्कपीस पर ड्राइंग अनुसार कौन सी मशीनिंग की जानी है, इसका चयन सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जो हमने क्या किया, पैरामीटर डिसाइड कर दिए, उसके बाद उस पर यह पता लगाना है कि कौन कौन सी मशीनिंग का इस्तेमाल करेंगे। पैरामीटर्स में हमने देख लिया किस तरीके से पैरामीटर रखने हैं, उसी पैरामीटर के अनुसार हमें मशीन का चयन करना है, और यह भी जो है हम बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे क्योंकि हमें यहां पर हाई एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि क्या एनसी और सीएनसी मशीन के अंदर अलग अलग तरह की मशीन होती हैं, जैसे कि हमें मिलिंग करना है तो अलग सीएनसी मशीन होगी, या फिर जो भी और अलग ऑपरेशन करनी जैसे ड्रिलिंग करना है तो अलग। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं। जिस मशीन को ड्रिलिंग मशीन के रूप में अगर हम जो है कंप्यूटर से ऑपरेट करेंगे तो वो हमारी कंप्यूटर ऑपरेटेड सीएनसी मशीन हो जाएगी, सीधा एनसी मशीन हो जाएगी। बात सही है ना। तो यहां पर वैसे ही जो टाइप ऑफ मशीनिंग है इसमें अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन या फिर डिफरेंट प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मशीन जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे शेपिंग मशीन होती है, अब शेपिंग मशीन में भी ऑपरेशन पैरामीटर सारे सेट कर दिए, वो अपने आप जो है शेपिंग कर देगी, ये संक्रिया हो जाएगी। उसके बाद प्लेनिंग में भी ऐसा ही होगा। और उसके अलावा क्या है, ड्रिलिंग मशीन भी होती है, और बोरिंग और मिलिंग एंड रीमिंग मशीन। तो हमने करीब 6 प्रकार की रखी है, आपको जो और याद हो वो आप लिख लीजिए इसमें। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मशीनिंग जो टाइप ऑफ मशीनिंग में ये बताया गया है कि भैया ऐसा है
मशीन के प्रकार को निर्धारित करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मशीनिंग पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, मशीनिंग पैरामीटर बताने पड़ेंगे। उस मशीनिंग पैरामीटर के आधार पर आप जो है मशीन का चुनाव करेंगे, और वो भी सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ऑपरेशन ये दोनों ही जो है अच्छी तरीके से हो जाएं। अब किस तरह की मशीन चाहिए, तो जिस तरह का हमारा जो है प्रोडक्ट है, जिस तरह का प्रोडक्ट का डिजाइन है, उस डिजाइन के अनुसार जो है हम जो है यहां पर मशीनिंग का चुनाव करेंगे। अब कौन कौन सी मशीन है यहाँ पे जो कि हमारी इसमें संचालित होती हैं, जो कि एनसी मशीन और सीएनसी मशीन मतलब कंप्यूटर पे आधारित होती हैं या फिर कैम में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी हैं। ड्रिलिंग हो गया, हमारा प्लेनिंग हो गया, यहाँ पे शेपिंग हो गया, उसके अलावा जो है रीमिंग हो गया, बोरिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ये सारी जो मशीन जो है यहां पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा स्पेसिफाइंग द टूल, मशीनिंग ऑपरेशंस एंड टाइप ऑफ मशीनिंग, ये जो है हमारा पूरा टॉपिक है। इसमें जो है 1 बाय 1 हमने तीनों चीजें बताई। स्पेसिफाइंग द टूल्स में हमने बता दिया कि भैया यहाँ पे टूल जनरेशन प्रोसेस होती है। दूसरा हमने बताया मशीनिंग परफॉर्म जो हमारा पैरामीटर के बारे में, कि भैया इन पैरामीटर के माध्यम से करेंगे तो प्रोसेस का जो हमारा क्या परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, मशीनिंग की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, वो पैरामीटर्स भी बता दिए हमने। उसके अलावा टाइप ऑफ मशीनिंग के बारे में बात कर दी, किस टाइप की मशीन के बारे में, ये कौन कौन सी मशीन है वो बता दिया। उसके अलावा इसका मतलब क्या होता है ये बता दिया। ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए। पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी हो जाएगा, और अलग अलग आए तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बैक प्लॉटिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, बैक प्लॉटिंग को बैक प्लॉटिंग ही हिंदी में बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन का सत्यापन। बैक प्लॉटिंग इज अ कन्वीनियंट प्रोसेस फॉर डिस्प्लेइंग द पाथ ऑफ टूल। तो टूल के पाथ को देखने के लिए कन्वीनियंट प्रोसेस है बैक प्लॉटिंग। तो बैक प्लॉटिंग जो है एक हमारी सुविधाजनक प्रक्रिया है, किसके लिए, पाथ ऑफ टूल को देखने के लिए। टूल के पाथ को मतलब टूल के पाथ को टूल जहां जहां जा रहा है उसको देखने के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया है। और टूल किस लिए ले रहे हैं, टेक टू कट द पार्ट, किसी पार्ट को काटने के लिए जो टूल लिया गया है उसके पाथ को डिस्प्ले करने की सुविधाजनक प्रक्रिया है, क्या है, बैक प्लॉटिंग। यही तो बात है ना, ये चीज पूरी बात समझ लीजिए। बैक प्लॉटिंग क्या करता है, टूल के पथ को जो है दिखाने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए एक सुविधाजनक या कन्वीनियंट प्रोसेस है। बात सही है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। दिस हेल्प्स इन स्पॉटिंग द एरर। ये क्या करता है, एरर स्पॉट करने में हेल्प करता है। तो मतलब क्या हुआ, इस एरर किसमें होगी, तो एरर स्पॉट करने में हेल्प करेगा द प्रोग्राम बिफोर। तो एरर कहां होगी, इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर अगर एरर है तो उसको स्पॉट करने में, उसको देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा बिफोर इट इज एक्चुअली मशीन्ड। कब एरर को देख लेता है, एक्चुअली जब मशीनिंग हो रही होती है उससे पहले ही जो है ये प्रोग्राम के अंदर कोई एरर होती है उसको देखने में हेल्प करता है। तो क्या करता है, बैक प्लॉटिंग जो है पहले ही देख लेता है। बैक प्लॉटिंग के माध्यम से हम पहले ही देख सकते हैं कि भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई एरर तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द टूल पाथ इज डिस्प्लेड इन द करेंट ग्राफिक्स व्यू। अच्छा, इसका मतलब है यहां पर कोई स्क्रीन छोटी सी होगी जो कि हमारे मशीन के ऊपर लगी होगी, उसमें जो है ये क्या करेगा, टूल पाथ को डिस्प्ले कर देगा। तो टूल पाथ को डिस्प्ले कर दिया और उसको करंट ग्राफिक्स में, करंट ग्राफिक्स को मतलब है जैसा हमारा टूल है उसको उस जैसे पोजीशन हमने सेट कर रखी है उन सभी को एक साथ लेके पूरा का पूरा जो है करंट जो ग्राफिक व्यू है उसको ग्राफिक व्यू पे क्लिक कर देंगे तो ग्राफिक व्यू जो है हमारा आ जाएगा और वहां पर जो है टूल के पाथ को प्रदर्शित कर देगा। यही यहां पर बैक प्लॉटिंग करता है। अच्छा, एक काम और करेगा, क्या करेगा, एंड अप्रोक्सीमेट मशीनिंग टाइम डिस्प्लेड इन द प्रॉम्प्ट एरिया। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन कैम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहां पर कैम सॉफ्टवेयर की बॉटम पर, कैम सॉफ्टवेयर जो है उसकी स्क्रीन के नीचे निचले हिस्से में एक छोटा सा प्रॉम्प्ट एरिया होगा। उस प्रॉम्प्ट एरिया में मशीनिंग यहां पर क्या करता है, अप्रोक्सीमेट मशीनिंग टाइम जो है वो डिस्प्ले कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम आपको बता दें कि जो हमारा जो है बैक जो प्लॉटिंग है उसमें कई सारे काम हो रहे हैं। पहली चीज तो ये क्या करता है, यहां पर ये एक सुविधाजनक प्रक्रिया है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये आ गई कि भाई ऐसा है जब ये हम इसको करते हैं तो टूल पाथ डिस्प्ले हो जाता है, सही है। और तीसरी बात, मशीनिंग टाइम भी बता देता है कि कितना टाइम मशीनिंग में लगेगा।
तो ये तीनों चीजें बैक प्लॉटिंग करते हैं। एक बार हिंदी में जरूर देख ले हिंदी के स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर क्या है, बैक प्लॉटिंग टूल के द्वारा किसी भाग को काटने के पाथ को प्रदर्शित करने की सुविधाजनक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ, बैक प्लॉटिंग जो है वो टूल के द्वारा ही तो करेंगे ना, किसी भाग को काटने के लिए। वास्तविक मशीनिंग होने से पहले, वास्तविक मशीनिंग मतलब अभी एक्चुअल मशीनिंग हो नहीं रही है, लेकिन उससे पहले ही यह किसी प्रोग्राम में त्रुटि खोजने में सहायता करता है। तो ये क्या करता है, किसी प्रोग्राम के अंदर जो कोई एरर है उसको ढूंढने में हेल्प करता है। इसमें टूल पाथ को ग्राफिक्स दृश्य में प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, जो टूल पाथ है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ग्राफिक्स में जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। और केम सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के निचले हिस्से में अनुमानित मशीनी समय को दिखाता है। तो केम सॉफ्टवेयर का जो निचला हिस्सा है उसमें अनुमानित समय को भी दिखाता है। तो यहां पर ये हो गया बैक प्लॉटिंग, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ, आपको समझ आएगा। आपने क्या किया, सब कुछ प्रोग्राम वगैरह कर लिया वहां तक। उसके अलावा बैक प्लॉटिंग की, बैक प्लॉटिंग में हमने पूरा चित्र देखा और देखा कि कहां कहां हमारा टूल गया है, और वही पार्ट बन के तैयार हो रहा है जो हम बनाना चाहते हैं। तो जो है उसके बाद हम उसमें कोई अगर एरर होती है उसको ठीक कर लेते हैं, और उसमें जो है मशीनिंग टाइम भी दिख जाता है कि कितना समय लगेगा ये काम होने में, तो इतना मशीनिंग होने में कितना समय लगेगा ये भी डिस्प्ले कर देता है। तो एरर भी पता लग गई, मशीनिंग टाइम भी पता लग गया, बैक प्लॉटिंग हमारी हो गई। अच्छा, लेकिन अभी तो वेरिफिकेशन बाकी है ना। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अब हम सत्यापन करेंगे किसका, इस जो ऑपरेशन है उसका सत्यापन कि सच में ये सही है कि अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं। तो देखते हैं क्या, वेरिफिकेशन ऑप्शन अलाउस यूजिंग सॉलिड मॉडल्स टू एक्चुअली सिमुलेट द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, खतरनाक सा वर्ड दिखाई दे रहा है, वेरिफिकेशन ऑप्शन। इसका मतलब है उसी में एक ऑप्शन आएगा जिसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं ऑपरेशन का, उस ऑपरेशन का वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहां वेरिफिकेशन ऑप्शन अलाउस यूजिंग सॉलिड मॉडल्स टू एक्चुअली सिमुलेट द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। तो यहां पर क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं किसके, सॉलिड मॉडल्स को एक्चुअली सिमुलेट करते हैं किसमें, द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में। तो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में उसको सिमुलेट कर देते हैं, और सिमुलेट करते उसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन का काम हुआ। दूसरी बात देखते हैं, द स्टॉक शेप इज अपडेटेड एज द टूल मूव्स अलोंग द टूल पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने जो एक्चुअल में जो रिमूव करेंगे वो हमने अगर पहले ही सिमुलेट कर लिया, दिखा लिया, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा स्टॉक की शेप है, जो हमारी वस्तु का आकार है, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा अगर उसमें कोई एरर होगी। टूल मूव्स अलोंग द टूल पाथ, जिस टूल पाथ पे हमारा टूल मूव करेगा वो जो पाथ है उस पाथ के माध्यम से, उस पाथ के आकार में ही हम जो है, हम अपना जो प्रोडक्ट जो है बन के दिखाई देने लगेगा कि यहां पे हमारा जो है स्टॉक की शेप क्या निकल के आएगी अगर टूल के मोशन ये हुए। समझेंगे अभी आगे, ठीक है। एंड प्रोड्यूस फाइनल पार्ट, जिससे कि हमें फाइनल पार्ट मिल जाए। किस तरह का फाइनल पार्ट मिलेगा उसके अलावा देखते हैं, द रिजल्टिंग मॉडल कैन बी इंस्पेक्टेड ensuring that programming errors are eliminated before they reach the shop floor। अब समझते हैं पूरी बात क्या है। मतलब यहां पर बोला गया है वेरिफिकेशन के अंदर आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन का जो बटन दबाएंगे, वेरिफिकेशन ऑप्शन चूज करेंगे, वो हमें जो अलाउ करता है सिमुलेट करना, मतलब सॉलिड मॉडल को एकदम दिखाता है, प्रदर्शित करता है, उसका सिमुलेशन कर देता है। एक तरह से एनिमेशन टाइप में बात कर रहे हैं, तो सिमुलेट कर दिया, उससे जो है हम क्या करते हैं, वो हम देख पाते हैं कि हमारा जो है जो टूल पाथ है, करंट टूल पाथ है, उस टूल पाथ जो हमने सेट किया है, उस टूल पाथ के माध्यम से जो हमने उसके अलावा क्या उसमें डाला है, उसके अलावा हमने जो है ये मशीनिंग भी डाली है कि कौन सी प्रोसेस भी होगी, वो सारा कुछ सेट करके वो एक तरह से सिमुलेशन करके सॉलिड मॉडल का, और ये पता चलता कि अब हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस प्रोसेस से ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम देख पाए अपना फाइनल प्रोडक्ट कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा ही है या फिर उसमें कोई एरर है, तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस से ही संभव हो पाता है। तो वेरिफिकेशन ऑप्शन जो है उसी से संभव हो पाता है। उसके अलावा जो टूल है वो कैसे मूव करता है, टूल जो है फॉलो करता है हमारा टूल पाथ को, क्योंकि टूल पाथ तो हमने सेट किया है ना, तो टूल पाथ को सेट करने के बाद टूल मूव करेगा और प्रोडक्ट के ऊपर कैसा शेप आएगा, जो टूल पाथ है मूव करने के बाद कैसा प्रोड्यूस फाइनल पार्ट कैसा दिखेगा वो दिख जाएगा। और रिजल्टिंग मॉडल जो हमारा बना हुआ मॉडल है कैन बी इंस्पेक्टेड, उसको हम देखेंगे और इंश्योर करेंगे, इंश्योरिंग दैट क्या प्रोग्राम एरर आर एलिमिनेटेड बिफोर द रीच द शॉप फ्लोर। इसका मतलब प्रोग्राम जो एरर है उसको जो है शॉप फ्लोर का मतलब जो है जैसे मशीनिंग शॉप फ्लोर के ऊपर, वहां तक पहुंचने से पहले ही उसको क्या कर देंगे, प्रोग्रामिंग एरर को
एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया वेरिफिकेशन वाली बात। अब हम देखो हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने यहां पे इंग्लिश में बोला उसको हिंदी में बात की, वो भी आपको लिखना है, और साथ साथ में जो यहां हिंदी में लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। चलिए देखते हैं, सत्यापन विकल्प वास्तव में मटेरियल रिमूवल की प्रक्रिया है। अच्छा, इसका मतलब मटेरियल रिमूवल की प्रक्रिया है, उसको अनुकरण करने के लिए यहां पर सत्यापन विकल्प वास्तव में मटेरियल रिमूवल की प्रक्रिया को अनुकरण करने के लिए ठोस मॉडल का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब ठोस मॉडल का उपयोग करने की अनुमति देता है क्या? सत्यापन विकल्प, और उसमें मटेरियल रिमूवल की प्रक्रिया को अनुकरण करने के लिए। अब देखो यहां बात की जाएगी मटेरियल रिमूवल की प्रक्रिया को अनुकरण करने के लिए ठोस मॉडल का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसका मतलब सत्यापन विकल्प में यह अनुमति मिल जाती है कि हम जो ठोस मॉडल है उसको जो है हम क्या करेंगे, उसको जो है अनुकरण कर सके। तो ये हमारा पूरा सत्यापन विकल्प में आएगा। चलो ठीक है, उसके अलावा देखेंगे, जैसे ही टूल पाथ के साथ चलता है स्टॉक का आकार अपडेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने ये देखा यहां पर कि हमने जो हमारा ठोस मॉडल था उसके पास उसको अनुकरण कर लिया, मतलब उसको अनुकरण करने के बाद हमारा जो टूल है वो हमारा कैसा चलेगा, टूल पाथ को फॉलो करेगा। अब प्रोडक्ट के ऊपर टूल पाथ जब फॉलो करेगा तो उसमें जो वही आकार बनेगा जो कि टूल पाथ के द्वारा बन सकता है। तो यहां पर वेरिफिकेशन में हमने टूल पाथ का अनुकरण किया और हमारा जो है कैसा प्रोडक्ट बनेगा वो दिख जाएगा। तो जैसे ही टूल पाथ के साथ चलता है स्टॉक का आकार अपडेट हो जाता है, स्टॉक का आकार बनके तैयार हो जाता है, अपडेट हो जाता है, और फाइनल पार्ट बन जाता है। फाइनल पार्ट हमारा बनके तैयार हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। अभी कोई फाइनल पार्ट वैसे नहीं बना। ठीक है, अच्छा, परिणामी मॉडल का निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट बनने से पहले उसकी सभी त्रुटियां समाप्त हो गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वेरिफिकेशन जो मॉडल है, वेरिफिकेशन जो हमारी ऑपरेशन है, ये जो है ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो हमारा बनने से पहले, एक्चुअल प्रोडक्ट बनने से पहले उसकी सभी त्रुटियां समाप्त हो गई हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन। तो मोटी मोटी बात कर लेते हैं, फाइनल स्टेटमेंट। अगर हम बैक प्लॉटिंग कर रहे हैं तो बैक प्लॉटिंग में सीधा सा बात हो गया कि यहां पर जो है हमें क्या करना, एरर ढूंढना है, टूल पाथ वगैरह के बारे में बात करनी है। लेकिन यहां पर जो है एक चीज सब कैम सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के हिस्से में हमें दो चीजें मिल जाती हैं। पहली चीज ये मिल जाती है कि भैया जो ग्राफिक्स मिल जाता है, ठीक है। दूसरा हमें मशीनिंग टाइम मिल जाता है, ये हमारा बैकप्लॉटिंग था, ठीक है। और वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन में क्या था, तो वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो हमें बताता है कि भाई सॉलिड मॉडल जो है उस पर जो है हमारा टूल जब चलेगा तो जो है करंट फाइनल प्रोडक्ट जो हमें कैसा दिखेगा वो दिख गया। और वहां से ये भी पता लग गया कि कोई उसमें एरर तो नहीं है, तो प्रोग्राम में कोई भी एरर होगी वो जो हमारा सॉफ्ट फ्लोर पे जाएगा प्रोडक्ट बनने के लिए, तब जो है वहां पर कोई एरर दिखाई न दे उससे पहले ही जो है ये सारा का सारा वेरीफाई कर लेता है, सत्यापित कर लेता है। तो ये हो गया हमारा बैकप्लॉटिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, बैकप्लॉटिंग और ऑपरेशन का सत्यापन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग, हिंदी में भी बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। तो अब जो है हम इसमें क्या समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, हम इसको चेक कर चुके हैं, वेरीफाई भी कर लिया है। अब हमें यह पता करना है कि भाई जो हमारा डेटा बन के आया, जो डेटा हमारा बन गया कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो डेटा है वो कंप्यूटर लैंग्वेज से निकल के हमारे प्रोग्राम लैंग्वेज में पहुंच जाए। मतलब समझ रहे ना, अब कंप्यूटर लैंग्वेज से निकल के मशीन लैंग्वेज में जाके पहुंच जाए। अब मशीन की लैंग्वेज क्या होगी, वो कोड्स होते हैं, कोड के माध्यम से जैसे एनसी प्रोग्राम जो है कोड में लिखे जाते हैं, या फिर जी कोड होते हैं, एम कोड होते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर के कोड, मतलब ये हमारे जो मशीन के कोड होते हैं। तो अब जो है हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज डेटा में। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज की भाषा में या मशीन की भाषा में यहां पर कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब समझेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो दिस फंक्शन कन्वर्ट्स, मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग, दिस फंक्शन इज कन्वर्ट्स द CL data into actual NC program to be run in the control।
मतलब कंट्रोल, मतलब मशीन कंट्रोल में रन करने के लिए एक्चुअल एनसी प्रोग्राम, एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में जो है कन्वर्ट करता है किसको, सीएल डेटा को। व्हाट इज द मीन ऑफ सीएल डेटा? सीएल डेटा का मतलब यहां पे हुआ कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा को एनसी प्रोग्राम में, एक्चुअल एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, जो कि कहां रन होते हैं, वो कंट्रोल, मशीन कंट्रोल में रन होते हैं। अच्छा, मशीन कंट्रोल में रन होंगे तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कटिंग वगैरह करेगी, जो भी ऑपरेशन आपके हैं वो करेगी। तो यहां पर एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है जो हमारा जो है कंप्यूटर का डेटा है। अब कंप्यूटर का डेटा कहां से आया? कंप्यूटर का डेटा आपने खुद सेट किया था, अब तक आप सेट ही करते आए, सारे पैरामीटर आपने सेट कर दिए। तो वो सारे ऑपरेशन जो आपने सेट किए थे वो हमने कहां पे किए थे? वो हमने डिस्प्ले यूनिट में और मशीन की प्रोसेस यूनिट में किए थे। अब वो सारा उस कंप्यूटर में सेट हो गया था। अब वहां से पोस्ट प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसर होते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है, वहां से वो डेटा ले जाके मशीन की लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करेंगे, मशीन की भाषा में, एनसी प्रोग्राम में उसको जो है एक्चुअल एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ये इनका काम है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कैम सॉफ्टवेयर फर्स्ट सेव्स द टूल पाथ ऑपरेशन इन एन इंटरमीडिएट फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पोस्ट प्रोसेसर हैं वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कैम सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो क्या करेंगे, वो पहले से फर्स्ट सेव्स द टूल पाथ, सबसे पहले टूल पाथ को सेव करेंगे। ये जो टूल पाथ का ऑपरेशन है उसको सेव करेंगे, और किस में सेव करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्मेट में। जिस फॉर्मेट में, देखो ऐसा तो नहीं होता हमने किसी तीसरे को कोई वस्तु देनी है तो डायरेक्ट नहीं पहुंचा देंगे ना, पहले किसी को देंगे, उसके पास रखा हुआ, फिर वो अपने तरीके से उसको बांटेगा। मतलब यही तो हुआ, यहां पर यही चल रहा है। क्या हो रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा को न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में आपको परिवर्तित करना है, तो पहले क्या होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा को हम क्या कहें, इंटरमीडिएट फाइल में उसको कन्वर्ट करेंगे। इंटरमीडिएट फाइल को रीड करने वाला एक रीडर होगा, उसको रीड करके क्या बनाएगा, उसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल लैंग्वेज या प्रोग्राम जो है उसमें परिवर्तित कर देगा। तो ये तीन इस तरीके से होता है, पहले कंप्यूटर से लिया गया, उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेट को रीड किया गया, उस रीड को रीड कैसे हो रहा है, 1 by 1 रीड हो रहा है, तो उसे रीड करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। आगे समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहां पर क्या हुआ, किसमें, इंटरमीडिएट फॉर्मेट में जो है ये क्या हो गया, यहां पर बन गया इंटरमीडिएट फॉर्मेट, और विच इज सॉफ्टवेयर एनसीआई फाइल। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेट है, जो इंटरमीडिएट फॉर्मेट बना, वो उसको जो है हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर एनसीआई फाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा जो है वो अब एनसीआई फाइल के रूप में बन गया है। अब एनसीआई फाइल का क्या हुआ देखते हैं। द पोस्ट प्रोसेसर देन रीड्स द एनसीआई फाइल। तो पोस्ट प्रोसेसर क्या होते हैं, ये जो है एनसीआई फाइल को रीड करते हैं, और एनसीआई फाइल को रीड करके ऑपरेशन बाय ऑपरेशन, कैसे रीड करते हैं, ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन हो गया, फिर दूसरा रीड कर लिया, फिर दूसरा ऑपरेशन है, तीसरा रीड कर लिया, तीसरा ऑपरेशन हो गया, एंड क्रिएट्स एन एनसी प्रोग्राम, और उससे जो है ये एनसी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या बनता है, एनसी प्रोग्राम बनता है। समझ में अच्छे से आ गया ना। देखो एनसी प्रोग्राम बनता है पोस्ट प्रोसेसिंग में, और एनसी प्रोग्राम किससे बनता है, सीएल डेटा से, कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा से। अब कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा एक बार कन्वर्ट होता है किसमें, एनसीआई फाइल में। एनसीआई फाइल मतलब इंटरमीडिएट फॉर्मेट है, उसे एनसीआई फाइल बोलते हैं। तो एनसीआई फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और एनसीआई फाइल जो है उसे रीड किया जाता है, पोस्ट प्रोसेसर रीड करता है, और रीड करके उसको जो है एनसी प्रोग्राम में परिवर्तित कर देता है। बात समझ में आई, आगे पढ़ते हैं। पोस्ट प्रोसेसर्स आर इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटर्स। पोस्ट प्रोसेसर क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटर्स होते हैं, कन्वर्टिंग सीएल डेटा, जो कि सीएल मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा को इनटू कोड में परिवर्तित करते हैं, दैट मशीन कंट्रोल कैन रीड, जिसे मशीन कंट्रोल जो है वो रीड कर लेता है, उस कोड को मशीन कंट्रोल रीड कर लेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा पोस्ट प्रोसेसिंग। इंग्लिश में, हिंदी वाले जल्दी से आ जाएं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, पोस्ट प्रोसेसिंग मशीन कंट्रोल में सीएल डेटा को वास्तविक एनसी प्रोग्राम में बदलने का कार्य करता है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जो हमारा क्या होता है, क्या मशीन कंट्रोल में पोस्ट प्रोसेसिंग होता है ना, पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है, मशीन कंट्रोल में सीएल डेटा को मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा को वास्तविक एनसी प्रोग्राम में बदलने का कार्य करता है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में यह हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। कैम सॉफ्टवेयर, तो कैम सॉफ्टवेयर पहले क्या करता है, टूल पाथ ऑपरेशन को इंटरमीडिएट फॉर्मेट में सेव करता है। तो यहां पर है कैम जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, पहले टूल पाथ ऑपरेशन को इंटरमीडिएट फॉर्मेट में सेव कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जो कि सॉफ्टवेयर एनसीआई फाइल होती है, अच्छा जो इंटरमीडिएट फॉर्मेट होता है उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एनसीआई फाइल बोलते हैं, ठीक है।
चलिए, पोस्ट प्रोसेसर प्रत्येक एनसीआई फाइल को एक के बाद एक रीड करता है। तो जो कैम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, एनसीआई सॉरी पोस्ट प्रोसेसर क्या करता है, एनसीआई फाइल को क्या करता है, एक के बाद एक रीड करके एनसी प्रोग्राम बनाता है। बात समझ में आ गई? मतलब सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि जो है यहां पर जो हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग है उसमें सीएल डेटा को एनसी प्रोग्राम में बदलने का काम होता है। एक काम हो गया। दूसरा क्या हुआ, कैम सॉफ्टवेयर पहले टूल पाथ को किसमें, इंटरमीडिएट फॉर्मेट में, या टूल पाथ जो है ऑपरेशन को, यहां पे लिखा हुआ है टूल पाथ ऑपरेशन, ठीक है, टूल पाथ ऑपरेशन को इंटरमीडिएट फॉर्मेट में या कोई बीच के फॉर्मेट में, अब यहां पे कोई वर्ड नहीं मिला था इसलिए इंटरमीडिएट लिख दिया, तो इंटरमीडिएट फॉर्मेट में सेव करता है। अब सेव को आप क्या लिखेंगे, बचत करता है? नहीं ना, सेव ही लिखा जाए, कंप्यूटर लैंग्वेज है ना इंग्लिश में, तो सेव करता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेट में सेव कर लिया, जो कि सॉफ्टवेयर एनसीआई फाइल के रूप में होती है। तो ये जो सेव किया है ये किसमें बन गया, एनसीआई फाइल बन गई। अब एनसीआई फाइल को क्या है, यहां पर पोस्ट प्रोसेसर क्या करेगा, पोस्ट प्रोसेसर करेगा प्रत्येक एनसीआई फाइल को एक के बाद एक रीड कर लेगा, एक के बाद एक रीड कर लिया। अच्छा, रीड करने के बाद एनसी प्रोग्राम में बना देगा, एनसी प्रोग्राम बनाता जाएगा एक के बाद एक, हमारा पूरा का पूरा एनसी प्रोग्राम, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम जो भी हमारा है, तो न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम वो हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रोग्राम तैयार होगा, वो किसी न किसी जो है कोड में होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो पोस्ट प्रोसेसर क्या होते हैं? अच्छा, पोस्ट प्रोसेसिंग इज अ कार्य, ये एक फंक्शन है, ये कार्य है, ठीक है। और पोस्ट प्रोसेसर क्या है, ये डिवाइस है, ठीक है। ये एक तरह का जो है पोस्ट प्रोसेसर एक तरह का यूनिट है जो क्या करता है, तो पोस्ट प्रोसेसर एक तरह के इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटर होते हैं। तो पोस्ट प्रोसेसर क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सीएल डेटा को, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा को मशीन के कोड में, मशीन के कोड में परिवर्तित करते हैं। अच्छा, मशीन कोड में परिवर्तित करते हैं आगे, जिसे मशीन कंट्रोल रीड करता है, जिससे जो मशीन कंट्रोल है उसे रीड कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा पोस्ट प्रोसेसिंग आपका कंप्लीट हुआ। इसमें सीधा सीधी बात की गई है, इसमें सिंपल सा काम होता है, कन्वर्टिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा इनटू एनसी प्रोग्राम। कहानी खत्म हो जाती, लेकिन पूरी बात यहां पे आपको समझ आ गई होगी। इसमें क्या बोला गया, यहां पे कैसे इंटरमीडिएट फॉर्मेट बनता है, एनसीआई फाइल बनती है, उन्हें रीड किया जाता है एक के बाद एक, और उसे जो है कौन रीड करता है, वहां पे पोस्ट प्रोसेसर रीड करता है। तो पोस्ट प्रोसेसर रीड करके उसको जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में, सॉरी, पोस्ट प्रोसेसर रीड करके उसको जो है न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है कोड में या फिर उसके प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर समझ में? जनरली आपको यहां क्या लिखा होगा कि जो है मशीन की लैंग्वेज जो है हमारी, वो जो है कोड के फॉर्मेट में होती है, तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेटा होता है उसको जी कोड में कन्वर्ट करता है। तो जी कोड क्या, एम कोड भी तो होता है ना, तो यहां पर कुछ भी करता है, वो प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप द पैरामीटर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। ठीक है, सेटिंग अप द पैरामीटर, ये तो देखो पैरामीटर को हम पहले से भी सेट करते आए हैं, लेकिन अब जो पैरामीटर है वो हमारे कम्युनिकेशन से संबंधित है, मतलब संचार संबंधित है। एक बार हिंदी में देखेंगे, संचार से संबंधित पैरामीटर सेट करना। अब ये संचार किसके साथ हो रहा है, ये मशीन के साथ संचार हो रहा है, तो मशीन को कॉल तो नहीं करनी। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, जो हमारे कम्युनिकेशन पैरामीटर्स हैं, जो हमने पहले ही जो है अब बना लिए थे, वो जो पैरामीटर्स, उनको जो है अब मशीन में भेजेंगे। हमारा काम ये है कि अब जो है हम क्या करेंगे, जो भी कोड्स वगैरह जब बनाए थे वो सारे के सारे कहां ट्रांसफर करने, मशीन को। तो मशीन को ट्रांसफर जब हम करेंगे तो हमें जो है किस तरीके से करना है, वो सब जो है पैरामीटर को हमें सेट करना है। यहां पर उसी के बारे में बात हो रही है, थोड़ा समझेंगे। कौन कौन सी मशीन, एनसी मशीन को हम अलग तरीके से करेंगे, सीएनसी मशीन को हम अलग तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से डीएनसी मशीन भी होती है, थोड़ा समझ लेते हैं सीएनसी या एनसी क्या होता है। देखो, एनसी का मतलब होता है न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। अच्छा, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन वो मशीन्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, केवल जो है प्रोसेसिंग यूनिट होती है, बाकी कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं लगा होता। लेकिन सीएनसी मशीन में कंप्यूटर लगा होता है। डीएनसी मशीन का मतलब क्या हुआ, ऐसा मशीन जो कि हमारा बहुत सारी एनसी मशीन से जुड़ी होती है। सारा का सारा कंप्यूटर डेटा जो भी हमारा होता है वो एक मशीन पे होता है, वहां से सबको जो है डेटा ट्रांसफर होता है एनसी मशीन को, तो उन्हें डीएनसी मशीन कहते हैं। तो एनसी मशीन का मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीएनसी मशीन का होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम कम्युनिकेशन डेटा को जो है ट्रांसफर करते हैं सीएनसी मशीन या एनसी मशीन को। ठीक है, तो पहले देखेंगे क्या हुआ, बिफोर सेंडिंग द कोड, कोड सेंड करने से पहले द मशीन को, ठीक है, किसको, कोड सेंड करने से पहले मशीन को, वी नीड टू सेट अप अवर मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है मशीन को कोड सेंड करने से पहले
हम जो है सेटअप करते हैं किसका, मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर को। अच्छा, मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर को सेट करने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि हमें जो है मशीन में जो है कोड ट्रांसफर करने हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच फर्स्ट ओपन द सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अब कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर का नाम है मास्टर कैम। तो मास्टर कैम सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कोड डालेंगे। तो क्या हुआ, मास्टर कैम जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन किया, उसके बाद कोड एक्सपर्ट, ये हमारा कोड एक्सपर्ट, ये जो है हमारा मास्टर कैम के ऊपर कोड एक्सपर्ट विंडो जो है ओपन करेंगे। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, पहले जो है हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करके हमें वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे कोड एक्सपर्ट का, तो कोड एक्सपर्ट विंडो ओपन करेंगे। एंड देन वी नीड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द मशीन। इसके बाद हमारे जो मशीन को कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी। अच्छा ध्यान देना, मशीन को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम डेटा केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर लैंड वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। चलिए उसके बाद देखें, टू सेट अप द मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर, मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर को, या संचार जो पैरामीटर है उनको जो है सेटअप करने के लिए सेलेक्ट द एनसी कॉन्फ़िगरेशन। अब वहां पे क्या मिलेगा, एक टर्म मिलेगा, एक आइकॉन मिलेगा एनसी कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा, एनसी कॉन्फ़िगरेशन आइकॉन पे हमें क्लिक करना है। मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट द एनसी कॉन्फ़िगरेशन आइकॉन, ओके। एंड टू सेंड द कोड, तो कोड को सेंड करने के लिए टू द मशीन को कोड सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेंड, एक सेंड बटन का ऑप्शन होगा, तो सेलेक्ट द सेंड फाइल आइकॉन। तो सेंड फाइल के ऊपर क्लिक करके, उस आइकॉन को क्लिक करके हम जो है अपना जो जितना भी हमारे पैरामीटर, जितना भी डेटा था वो हम ट्रांसफर कर देंगे मशीन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो है बिफोर सेंडिंग द कोड सेंड करने से पहले मशीन को जो है हमें आवश्यकता है सेटअप करने की। क्या सेटअप करेंगे, मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर सेटअप करने की आवश्यकता है। और कम्युनिकेशन सेटअप, पैरामीटर सेटअप में क्या करेंगे, उसमें जो है सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम जो है कोड एक्सपर्ट जो है उसकी विंडो ओपन करेंगे, और देन उसके बाद क्या है हमारा, कनेक्ट द कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे टू सेट अप द मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, मशीन कम्युनिकेशन पैरामीटर को सेट करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एनसी कॉन्फ़िगरेशन। क्या सिलेक्ट करेंगे, एनसी कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद सिलेक्ट एनसी कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करने के बाद, इस आइकन को क्लिक करने के बाद हम सेंड करेंगे कोड, और कोड को सेंड करने के लिए सेंड फाइल एक ऑप्शन होगा, वहां पे एक आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है जितना भी डेटा है वो मशीन को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेटिंग अप द पैरामीटर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। तो अब जैसे ही हमारा ये सारा डेटा पहुंचेगा मशीन के ऊपर, मशीन को आपने आदेश दे दिया कि भाई इस हिसाब से आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, समझ है ना। तो ये हमारी कम्युनिकेशन हो गई हमारे कंप्यूटर और मशीन के बीच में, यही हमारा संचार होगा, ठीक है। तो इसमें हिंदी में देख लें एक बार स्टूडेंट्स, हिंदी वाले, क्या होता है यहाँ पे, मशीन को कोड भेजने से पहले हमें संचार से संबंधित पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता होती है। तो मशीन को कोड भेजेंगे उससे पहले हम उसको संचार से रिलेटेड जो भी हमारे पैरामीटर है उनको जो है सेट करते हैं, जिससे कि हमारा जो संचार हो सके मशीन के साथ, ठीक है। जिसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर में कोड एक्सपर्ट विंडो खोली जाती है। तो सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, कोड एक्सपर्ट विंडो खोल लेंगे, ठीक है। तब मशीन को कंप्यूटर से जोड़ने की आवश्यकता होती है। उसके बाद मशीन को किससे कनेक्ट करेंगे, उसको जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। अरे बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्रिंटर को सेट किया जाता है, आप बिल्कुल समझ लिए, वही स्टेप है, कोई अलग स्टेप नहीं है। क्या हुआ, प्रिंटर को जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी कंप्यूटर से, तो जब उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते टाइम वहां कहेगा अनप्लग द कंप्यूटर, तो अनप्लग कर देंगे उसको। उसके बाद जब वो लास्ट में बोलेगा कि अब जोड़ो कंप्यूटर, जो हमारा प्रिंटर है उसको मशीन कंप्यूटर से, तो वो हम यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, मशीन को कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं। जोड़ दिया तो उसके बाद मशीन में संचार संबंधित पैरामीटर सेट करने के लिए एनसी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। तो अब जो है उसके बाद हम क्या किया, एनसी कॉन्फ़िगरेशन भी क्लिक कर दिया, और फिर जो उस पर क्लिक करने के बाद और कोड को मशीन पर भेजने के लिए, तो कोड पर मशीन को मतलब मशीन पर कोड को भेजने के लिए सेंड आइकॉन पे, सेंड एक बटन होता है, आइकॉन होता है, उस पर जो है हम क्लिक करते हैं। तो दो ही काम करने हैं, एनसी कॉन्फ़िगरेशन ओपन किया, उसके बाद हमने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, सारा डेटा जो है, जो सारे पैरामीटर्स वो ट्रांसफर हो गए, कम्युनिकेट हो गए, किसके साथ, हमारी मशीन के साथ। क्लियर है, ये सब के सब जो है हमारा क्या है, सेटिंग ऑफ द पैरामीटर
रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, मतलब संचार से संबंधित पैरामीटर जो हमने सेट कर दिए। यहां से ये पूरा का पूरा आपका इस टॉपिक का है। इसके बाद इसी टॉपिक में आज आगे लिखा हुआ है, जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है लाइक लिखा हुआ है ट्रांसफर द पैरामीटर्स टू सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन को पैरामीटर्स कैसे ट्रांसफर करने वो बताया गया है। तो ये चीज हमने यहां कंप्लीट कर दी। अब देखते हैं, तो टू ट्रांसफर द ऑफ प्रोग्राम टू सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन को प्रोग्राम का ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज्ड। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, उससे संबंधित सीएनसी मशीन को जो प्रोग्राम है वो ट्रांसफर कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस बता रहे हैं। तो ये हमारी दो प्रोसेस होती हैं, एक ऑफलाइन प्रोसेस डेटा ट्रांसफर करने की, एक होती है ऑनलाइन प्रोसेस डेटा ट्रांसफर करने की। तो समझते हैं, तो यहां पर लिखा हिंदी में सीएनसी मशीन पर प्रोग्राम को प्रेषित करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी में हो गया। तो सीएनसी मशीन में कौन कौन सी प्रक्रिया है? पहली प्रक्रिया है हमारी ऑफलाइन प्रोसेस, ऑफलाइन प्रोसेसेस मतलब ऑफलाइन प्रक्रिया। ऑफलाइन प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, पहले समझा देता हूं। देखो, ऑफलाइन प्रक्रिया का मतलब यह हुआ, आप यहां पे क्या हो, पहले आपने पेन ड्राइव लगाई और उसको ले जाके दूसरे लैपटॉप पे जाके उससे लगा के और वहां पे ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही प्रक्रिया है, ऑफलाइन है, आपको खुद जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पंच टेप का। देखो, एनसी मशीन को जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर कोई ऐसा कनेक्शन होता नहीं हो कि वहां पे कोई कंप्यूटर होता नहीं है, यहां पे हमारा कंप्यूटर, वहां बस प्रोसेसिंग यूनिट है। तो एक टेप बना लेते हैं, उस पर पंचिंग करते हैं, तो पंच टेप बोलते हैं। तो पंच टेप के माध्यम से सारा डेटा जो है हमें एनसी मशीन को ट्रांसफर करना होता है। इसके अलावा दूसरा मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। अरे वो डिस्क होती है ना, मैग्नेटिक डिस्क, अरे जो सीडी वगैरह डीवीडी वगैरह इस तरह की, तो मैग्नेटिक डिस्क जो है उसको ले जाते हैं और वो जो है हम वहां पे उसमें जो है लगा देते हैं, जिससे कि पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो हो गया ऑफलाइन मोड। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा इन एनसी मशीन। तो एनसी मशीन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यह प्रक्रिया एनसी मशीन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग की जाती है। और इसमें क्या ऑप्शन है, जैसे पंच टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क, इनका उपयोग करते हैं। ये हो गया हमारा ऑफलाइन। इसके अलावा ऑनलाइन भी है, देखते हैं ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस है, क्या है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस है कि भैया सीएनसी मशीन या एनसी मशीन में डेटा को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रियाएं हैं, वो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। अच्छा देखो, यूज फॉर सीएनसी एंड डीएनसी मशीन बाय द यूज ऑफ डेटा केबल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अच्छा, मतलब ये हुआ, अब जो है यहां पे सीएनसी और एनसी मशीन, डीएनसी मशीन को अगर हमें जो है कनेक्ट करना है और डेटा ट्रांसफर करना है तो हम जो है ऑनलाइन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, इसका उपयोग सीएनसी और डीएनसी मशीन में डेटा केबल को कंप्यूटर से मशीन से जोड़कर करते हैं। तो यहां पर डेटा केबल का इस्तेमाल करेंगे। अब वो लैन केबल होगी डेटा केबल, या फिर वो जो हमारा डायरेक्टली वाईफाई वाली केबल होती है उसमें जो है कनेक्ट करके हम करेंगे, तो वो जो है अलग अलग विधियां हो गई। तो इसमें जो है तीन तरह के मेथड आते हैं, तीन मेथड आते हैं जिनके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं सीएनसी मशीन को और डीएनसी मशीन को। ठीक है, तो अच्छा यहां हो गया, पहला हो गया सीरियल ट्रांसमिशन, पहला है सीरियल ट्रांसमिशन, दूसरा है पैरेलल ट्रांसमिशन और तीसरा है लेन ट्रांसमिशन। लेन को मतलब हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इसका एब्रिविएशन है लोकल एरिया नेटवर्क ट्रांसमिशन। तो लेन ट्रांसमिशन हो गया। हिंदी में अगर सीरियल ट्रांसमिशन को बोलेंगे तो श्रेणी संचरण प्रोसेस, श्रेणी संचरण प्रोसेस, और पैरेलल को बोलते हैं समांतर संचरण प्रोसेस, और तीसरा है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क संचरण प्रक्रम। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क संचरण प्रक्रम, ये हमारे पास तीन हो गए। अब थोड़ा थोड़ा समझेंगे और कहानी खत्म करेंगे। क्या है हमारा सीरियल ट्रांसमिशन में, क्या हो रहा है, सीरीज के फॉर्म में होता है, एक ही केबल जाएगी और उस मशीन के तक और वहां पे जो है उसको डेटा ट्रांसफर कर देगी। लेकिन यहां पैरेलल में, ये पैरेलल सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, पैरेलल जो है ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक साथ वहां पे इस सिस्टम को उस सिस्टम को इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा लेन वायर, आजकल तो लेन की सुविधा है, क्या करेंगे, ऑलरेडी सब जगह जो है लेन वायर कनेक्ट कर देंगे और एक कंप्यूटर के माध्यम से सारा का सारा जो है कनेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, लेन हब का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और यहां पर क्या होता है, सारे कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर, जैसे डीएनसी में होता है डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, यहां पर एक मशीन होती है उसमें सारा डेटा होता है, बाकी एनसी मशीन जुड़ी होती है। तो ऐसे ही वहां पे लेन वायर का इस्तेमाल करके लेन जो है या लोकल एरिया नेटवर्क ट्रांसमिशन कर देते हैं
उस पर्टिकुलर एरिया में एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, या फिर हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इस तरीके से जो है वहां पर हम जो है ट्रांसमिशन करते हैं। किसका किसका ट्रांसमिशन करते हैं? यहां पर प्रोग्राम को सीएनसी मशीन पे या डीएनसी मशीन पे या फिर एनसी मशीन पे डेटा को ट्रांसफर करते हैं। सारा का सारा होगा, प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया। तो हम फाइनल सम अप करते हैं, क्या हुआ? सेटिंग ऑफ द पैरामीटर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, या फिर संचार से संबंधित जो हमारे क्या है पैरामीटर है उनको सेट करते हैं। तो ये सारा का सारा हमने उसमें क्या बताया था? सीधा सीधा है, हमें जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या था? मास्टर कैम। तो मास्टर कैम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, उसमें गए और वहां पर जो है आपने क्या इस्तेमाल किया? सबसे पहले कोड एक्सपर्ट ओपन किया। कोड एक्सपर्ट ओपन करके उसकी विंडो ओपन हो गई। वहां पर जो है हमें क्या मिलेगा? वहां पर हमें मिल जाएगा एनसी कॉन्फ़िगरेशन, और एनसी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और वहां पर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें से जो है सेंड फाइल का ऑप्शन होगा, सेंड फाइल को क्लिक करेंगे, वहां से डेटा सारा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब डेटा ट्रांसफर तो हमें पता लग गया कैसे होना है, कैसे हम जो है सेटिंग कर देंगे, सेटिंग हमने कर दी। लेकिन अब यह पता करना है कि ये जो डेटा जा रहा है वो माध्यम क्या होगा, प्रोसेस कौन सी होगी। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस, एक ऑफलाइन प्रोसेस, एक हमारा ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में पंच टेप या मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें तीन तरह के प्रोसेस हो जाती हैं, जैसे हमारा सीरियल, दूसरा पैरेलल, तीसरा लैन। इनके माध्यम से जो है कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग डेटा टू सीएनसी मशीन। पहला इसका टॉपिक क्या है? इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग डेटा टू सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन को ड्राइंग डेटा को ट्रांसफर करना। ड्राइंग डेटा जो हमारे पास जो कि हमारा कैड से मिला था उसको जो है हम क्या करेंगे? सीएनसी मशीन को ट्रांसफर करेंगे। और ये कैसे करते हैं ये वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे यहाँ पास एमआईसी। एमआईसी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जनरेशन ऑफ जी कोड एंड एम कोड, इसके बारे में बात करेंगे। इस तरह से जो हमारे पास तीन टॉपिक बन जाते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। तो पहला टॉपिक है हमारा हिंदी में सीएनसी मशीन को ड्राइंग डेटा भेजना। तो सीएनसी मशीन को ड्राइंग डेटा भेजना ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा एमआईसी, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जी कोड और एम कोड के बारे में बात करेंगे, उनके जनरेशन के बारे में बात करेंगे, इनका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन तो है हमारे पास यहाँ पे सब टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब हम जो है सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, क्या है? ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग डेटा। तो ट्रांसफर डेटा का, ड्राइंग डेटा जो है हमारा उसको ट्रांसफर करना। मतलब क्या हुआ? यहां पर देखिए मशीन को ड्राइंग डेटा भेजना। तो मशीन को ड्राइंग डेटा भेजना ये हमारा टॉपिक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसमें हो क्या रहा होगा। देखो पहली चीज तो ये है, सब कुछ तो तैयार हो गया, सारे पैरामीटर्स वगैरह सेट करके भेज दिए। अब क्या बचा? अब हमारी ड्राइंग बची है जिसको मशीन में जाके इसको ट्रांसफर करना है और मशीन उसी के अनुरूप हमारा पूरा का पूरा पैरामीटर का इस्तेमाल करके एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर देगी। सीधा सीधा लास्ट बचा हुआ है क्या है? यहां पर जो ट्रांसफर करेंगे अब डेटा वो हमारा होगा ड्राइंग डेटा। अब ड्राइंग डेटा हमें कहां से मिलेगा? हमने क्या किया था? सबसे पहले कैड में जो एक मॉडल बनाया हुआ था, एक ड्राइंग बनाई थी, 3D ड्राइंग बनाई थी या 2D ड्राइंग बनाई थी, जो भी आपने वहां पे बनाया हो। मॉडल का इस्तेमाल किया था तो हमारा 3D, और अगर हमने जो है लेआउट का इस्तेमाल किया था तो 2D। सीधा सीधा है, पहले से पता है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस ड्राइंग को हमें कैम के अंदर ट्रांसफर करनी है। कैम मतलब हमारा सीएनसी मशीन को ट्रांसफर करना है। तो अब जब तक कि ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं होंगे, कंपेटेबल का मतलब एक दूसरे के योग्य नहीं होंगे, तब तक वो जो है ट्रांसफर होगा ही नहीं। वो फाइल हमारी किसी और फॉर्मेट में, ये हमारा जो है कोई और फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है, तो आपका ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? उस ड्राइंग को हम जो है उस कंपेटेबल फॉर्मेट में बनाएंगे जिसको मशीन समझती है। अब मशीन के समझने वाली लैंग्वेज में या उसकी जो है फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके मशीन उसे एक्सेप्ट करेगी। यही हमारा जो है ट्रांसफर करना होगा। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इधर। अच्छा, एनी ड्राइंग मेड इन कैड, कैड में कोई भी ड्राइंग बनती है, नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कैम, उसको कैम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो कैड में बनी हुई कोई भी ड्राइंग है उसे कैम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। पहली बात हो गई। टू डू दिस, यह करने के लिए द ड्राइंग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू, ये ड्राइंग डेटा जो है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है? STEP, IGES एंड DFX फाइल फॉर्मेट। तो ये जो है हमारा ड्राइंग डेटा जो है किसमें ट्रांसफर किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है इस जो है फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। देखो फाइल फॉर्मेट आ गया ना, तो फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द मशीनिंग लैंग्वेज।
मशीनिंग लैंग्वेज के अनुसार, जो मशीन की लैंग्वेज है उसके अनुसार जो भी हमारी मशीन समझती हो, इनमें से या और भी है वैसे तो इनमें से मतलब कौन सा है, STEP या फिर IGES या फिर DFX फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो इन फाइल फॉर्मेट के लिए या फिर जो है इसके अलावा भी जो है उन फाइल फॉर्मेट में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। किसको किसको कन्वर्ट करते हैं, ड्राइंग डेटा को। ड्राइंग डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं इन फाइल फॉर्मेट में जो कि हमारा मशीन समझती है। जिसको हमारा मशीन समझेगी, हमारी मशीन समझेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उसको फाइल फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। क्लियर बात है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लें हमने बात क्या की। कैड में बनी किसी भी ड्राइंग को कैम में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। कैड में कोई भी ड्राइंग बन रही होती उसको हम कैम में परिवर्तित करना ही करना है, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाली। ठीक है, इसे करने के लिए ड्राइंग डेटा को मशीनिंग भाषा, और मशीनिंग भाषा में क्या है, STP, IGES और DFX फाइल फॉर्मेट के अनुसार परिवर्तित कर लिया जाता है। तो अगर हमें जो है मशीनिंग करनी है तो हम जो है ड्राइंग डेटा को इन फॉर्मेट में STP, IGES और DFX फाइल फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर यही बात की गई है। चलिए अब ये कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हमें तो पता करना है कैसे ड्राइंग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अब ड्राइंग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास 3 चरण है। तो क्या करेंगे, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग डेटा टू CNC मशीन। तो ये फॉलोइंग चरण, निम्नलिखित चरण है। निम्नलिखित चरण में CNC मशीन को ड्राइंग डेटा में भेजा जाता है। तो ये चरण हो गए। तो सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले तो एक ही काम है हमारा कि भैया ऐसा करो, जो है हमारा प्रथम चरण में यही कहा गया है कि सबसे पहले आप उसके फॉर्मेट को परिवर्तित करो। बिना फॉर्मेट के परिवर्तित किए हुए हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे किसी देश में आप जाते हैं, वहां की करेंसी जब तक आप एक्सचेंज नहीं करते हैं तब तक जो है आपको वहां कोई सामान खरीदने को नहीं देता। जनरली यही होता है। तो यहां पर भी वही है, आपने ड्राइंग बनाई 3D के अंदर या 2D के अंदर, अब उसको जो है आप उठा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट उस फाइल में नहीं कर रहे हैं जिस फाइल को मशीन समझती है, तो आपको मशीन के फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखो, एक्सपोर्ट कैड डिजाइन टू मशीन फाइल फॉर्मेट। तो पहला चरण जो है कैड डिजाइन को एक्सपोर्ट करेंगे किसमें, मशीन फाइल फॉर्मेट में। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब हिंदी में कैड डिजाइन को मशीन फाइल फॉर्मेट में बदल देते हैं। पहला चरण हो गया। अधिकतर टाइम पे यही पहला चरण कंप्लीट कर देता है हमारा जो है पूरा प्रोसेस। कैसे समझते हैं, यहां पर क्या हुआ, अगर हमारे जो हमारा डिजाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थ्रेडिंग वेडिंग नहीं है, उसके अंदर कॉर्नरिंग में सब कॉर्डनिंग वगैरह नहीं है, चैम्परिंग वगैरह नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वो डायरेक्टली जो है हमारा इसके बाद डायरेक्ट चरण बन जाएगा। वो क्या है, सीधे सीधे फाइल ट्रांसफर हो जाएगी अगर आपने कन्वर्ट कर लिए तो CNC मशीन को। ये बात हो गई। एक और बात है, अगर हमारी फाइल जो है नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सी है, ज्यादा कुछ करना धरना नहीं है उसके अंदर, तो सीधे सीधे ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर जिसपे आपने बनाई है, वो उस ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर से सीधे सीधे फाइल जो है ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही जो है अपने आप DFX फाइल में ट्रांसफर कर देगा। DFX फाइल फॉर्मेट में अपने आप बदल के और सीधे सीधे CNC मशीन को आपका डेटा ट्रांसफर कर देगा, जो ड्राइंग डेटा है। समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको काफी ज्यादा वहां पे डायमेंशंस बतानी पड़ रही हैं, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप अपनाना पड़ेगा। और सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में है प्रिपेयर अ CNC टेक्निकल ड्राइंग। आपको CNC टेक्निकल ड्राइंग या फिर मशीन टेक्निकल ड्राइंग जो है प्रिपेयर करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। और प्रिपेयर करने के बाद आप इस ड्राइंग को प्रिपेयर करने के बाद आप जो है ट्रांसफर करने लायक हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट चरण जो है, तृतीय चरण जो है, उसमें क्या गया, इनपुट CNC मशीनिंग कोड। अब जब हम फाइनल जो है हमने ट्रांसफर कर दिया लगभग, उसमें जो है एक मशीनिंग कोड डालना पड़ता है। वो कोड क्या है, वो जो भी होगा मशीनिंग कोड होता है, उसको हमें वहां लगाना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर 3 स्टेप हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण है। इसके अंदर पहला तो ड्राइंग का डाटा को जो है हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मशीनिंग लैंग्वेज फॉर्मेट में। उसके अलावा दूसरा चरण होगा, अगर कॉम्प्लिकेशंस हुए तो दूसरा चरण आएगा। उसमें क्या होगा, आपको जो है एक मशीनिंग टेक्निकल ड्राइंग बनानी पड़ेगी, उसमें प्रॉपर सारे स्पेसिफिकेशन देने होंगे। उसके अलावा जो है लास्ट है आपका एक इनपुट कोड जरूर डालेंगे, मशीन का कोड, वो जो है जरूर डाला जाता है। तो इस तरीके से 3 चरण होते हैं आपके जो है CNC मशीन को डेटा भेजने के समय। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ में आ गई। कोई डाउट हो पूछ लेना आप। ठीक है,
चलिए ठीक है, और बाकी मिलते रहेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी आप जो है ऐप पे भी जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो वहां चैट ऑप्शन में हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चीज ना समझ में आए सीधे बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको जरूरत है। ज्यादा बच्चे पूछते हैं तो वो चीज जरूर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे एमआईसी के बारे में। तो एमआईसी तो कहीं दिया ही नहीं है, क्या है एमआईसी, चलिए देखते हैं हमारे पास है क्या है एमआईसी। एमआईसी को बोलते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन कोड। तो मशीन इंस्ट्रक्शन कोड का मतलब क्या हुआ, मशीन निर्देश कोड इसे बोलते हैं। और एमआईसी जो है कहां इस्तेमाल हो रहा है, एमआईसी इस्तेमाल हो रहा है हमारा कोड जनरेशन में, जो हम कोड बना रहे हैं। तो कोड बनाने से पहले आपको जो है पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं किसी मशीन को तो कोड फॉर्मेट में ही तो देंगे। अब कोड फॉर्मेट में अगर इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो कैसे, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहां पर एमआईसी मतलब मशीन इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, दीज आर अ कोडेड इंस्ट्रक्शन विच ट्रांसफर टू सीएनसी मशीन। ये क्या है, हमारे कोडेड इंस्ट्रक्शन है जो कि मशीन को ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, द कोड कंसिस्ट ऑफ सेवरल ब्लॉक्स। इस कोड के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं which depends on the complexity of the workpiece profile। ये जो ब्लॉक होते हैं ये जो है हमारे क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्कपीस प्रोफाइल जो वर्कपीस की प्रोफाइल है, जो कार्यखंड का जो प्रोफाइल है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना जटिल है, उसके आधार पर ये ब्लॉक्स जो है हमारे कई सारे ब्लॉक्स में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जब हम कोड लिखते हैं ना तो एक ही लाइन में सारा कोड तो आ नहीं जाएगा, उसमें बहुत सारी लाइनें होंगी, तो बहुत सारे ब्लॉक बनेंगे। और बहुत सारे ब्लॉक बनने के बाद आपको जो है वो जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, इतने सारे ब्लॉक्स वो डिपेंड कर रहे हैं वर्कपीस की प्रोफाइल की कॉम्प्लेक्सिटी पे आधार पर, मतलब उसकी कितनी जटिलता है उस पर। आगे देखते हैं, ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विथ सम नंबर्स। सारे ब्लॉक्स जितने हैं वो जो है कुछ लेटर के साथ होते हैं और कुछ नंबर के साथ होते हैं। ये सारे जो है इस तरीके से लिखे जाते हैं, उसमें लेटर भी होता है और नंबर्स भी होता है। चलिए, और GNMRTFXYZ, GNMRTF ये हमारे हो गए, XYZ ये हो गए। तो ये क्या है हमारे, आर द लेटर्स यूज्ड विच हैव वेल डिफाइंड फंक्शन। ये लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये जो कोड बनाने में, ये जो कोड निर्देश करने में, मशीन इंस्ट्रक्शन कोड बनाने में कौन कौन से लेटर हैं, ये सारे लेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है वेल डिफाइंड फंक्शन होते हैं इनके। अगर ये फंक्शन मान लीजिए जी है, एन है, एम है या कोई भी XYZ है, वो सारे के सारे क्या डिफाइन है, बिल्कुल पूरी तरह से डिफाइन है कि उससे क्या काम होना है, ये पहले से ही डिफाइन है। चलिए देखते हैं हिंदी में इसी चीज को एक बार समझ लेते हैं, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। क्या है, मशीन निर्देश कोड एक कोडित निर्देश है जो सीएनसी मशीन को स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो एमआईसी है या मशीन निर्देश कोड है या मशीन इंस्ट्रक्शन कोड है, वो एक कोडित निर्देश है, वो एक कोडेड निर्देश है जो सीएनसी मशीन को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर होते हैं, पहली चीज। उसके बाद कोड में बहुत से ब्लॉक होते हैं। अब इस तरह के कोड में क्या होगा, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। अब इन ब्लॉक में क्या देखेंगे, जो कार्यखंड के प्रोफाइल की जटिलता पर निर्भर करते हैं। तो उसकी जो अगर जटिलता ज्यादा है तो ज्यादा कोड बनेंगे, ज्यादा ब्लॉक बनेंगे, इस तरह से रहेगा। तो प्रत्येक ब्लॉक में अक्षर और अंक होते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो अक्षर और अंक मतलब यहां पे जो है वर्ड भी होंगे और कुछ जो है यहां पे नंबर्स भी होंगे। और जो वर्ड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पे वर्ड कौन कौन से हैं, GNMRTFXYZ ये जो है हमारे क्या है, अक्षर है, इनका उपयोग किया जाता है जिनका कार्य पूरी तरीके से परिभाषित होता है। ये हमारा पूरा का पूरा हिंदी में हो गया। अब दो बातें और आएंगी। पहली क्या हुआ, एवरी ब्लॉक एंड्स विद EOB। मतलब क्या हुआ, कोई भी ब्लॉक होगा जो आपने एक ब्लॉक बनाया, दूसरा ब्लॉक बनाया, तीसरा ब्लॉक बनाया, इसमें लास्ट में आपको EOB जरूर लिखना है। तो EOB जरूर लिखेंगे, क्यों, मतलब EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक। तो वो ब्लॉक जो है समाप्त हुआ, अगला ब्लॉक स्टार्ट हुआ, उसके बाद लास्ट में उसके भी लिख दिया EOB। तो EOB से जरूर जो है एंड करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक के अंत में EOB लिखकर ब्लॉक को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ये चीज हो गई ना। आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, N0001 ये कोई बात हो गई। उसके अलावा P121, उसके बाद G90, G70, G94, M03, S800 और लास्ट में क्या लिखा है, EOB, जो कि दिखाना था मुझे कि EOB ऐसे लिखते हैं।
तो ये जो है हमारा क्या हो गया, एक पूरा ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक के एंड में क्या लिखा हुआ है, ईओबी लिखा हुआ है। तो हमारा पूरा निर्देश पूरा हुआ, उसके बाद अगला निर्देश स्टार्ट होगा। तो हर एक निर्देश के लिए आपको जो है एक कोड लिखना होगा और उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, हम ईओबी कर देंगे। बात समझ में आई? अच्छा, एक और बात है, एक्स वाई जेड आर यूज टू आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई जेड क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट में निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए एक्स वाई जेड का उपयोग करते हैं। तो ये जो है पूरी बात हो गई एमआईसी के अंदर, मशीन इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर, जिसमें यह बताया गया कि ये कोड होते हैं और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्या क्या होता है। और वो जो कोड जो है उसके अंदर जो है लास्ट में क्या लिखते हैं, ईओबी लिखते हैं, और ये भी एक्स वाई जेड निर्देशांक के लिए शामिल किया जाता है। बाकी अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जी कोड एंड एम कोड का जनरेशन। ठीक है, तो किस तरीके से उनका जो है उनको बनाया जाता है, ये सारा जी कोड और एम कोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।
डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।